एआई क्या है और ये कैसे काम करता है? एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो काम आप सोच नहीं सकते थे वो किसी दूसरे ने सोच लिया है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप यहाँ से चलिए। क्या ये भविष्य में इंसानों की पूरी नौकरियां खत्म कर देगा? जहाँ पर पूरी तरह जब आपने ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया है तो वो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, उसमें एआई ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। इसको तो आप ये मान के कि कोडिंग में तो उसने एक तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। सिंपलिसिटी लाइफ की यही है कि अगर वक्त के साथ हम नहीं बदलेंगे तो वक्त हमें बदल देगा। कि जब आप करवट लेते हैं, बदलते हैं, तो दिशा बदल जाती है, और जब समय करवट लेता है तो दशा बदल जाती है। एलन मस्क का एक डर है बहुत बड़ा, वो ऐसे बोलता है कि एआई इंसानी सभ्यता को खत्म कर देगी। जब बदलाव की बाहर चल रही होती है तो कहीं ना कहीं पुरानी चीजें वहां से हट जाती है। जो छोटा बिजनेस वाला, उसको ऑटोमेशन यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? या देखो, ऑटोमेशन उस समय यूज में लिया जाता है जहां पर कोई सेम थिंग बार बार आपको रिपीटेशन में होती है। एआई एजेंट अगर हमने रख भी लिया और हमने उससे काम भी करवा लिया, उसको ट्रेंड भी करवा दिया, इससे नौकरियों पर फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों की जॉब्स पर? जो लोग अच्छा कर रहे हैं इसके अंदर उनकी हाइक हो रही है। जैसे एआई एजेंट को मैंने ट्रेंड कर लिया, उतना छूट दे सकते हैं हम कि नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन तो है नहीं वो। तो कहीं ना कहीं अगर इसको लिमिटेशन या कंट्रोल में अगर यूज में नहीं लिया जाता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। आपको लगता है एआई है ना प्राइवेसी को खत्म कर रहा है पूरी तरीके से? राधे राधे, जय गुरुजी। आप सभी लोगों का आज फिर से स्वागत है नए सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं जो सारी दुनिया बात कर रही है, एआई कैसे आपकी लाइफ को चेंज करता है और कैसे एम्पावर करता है, या क्या आपकी लाइफ में परिवर्तन कर सकता है। तो उसके लिए आज हमारे साथ हैं रामनिवास सर। राधे राधे सर। राधे राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सेशन में। एक्चुअली क्या है कि आज हम जो बात करने वाले हैं आपसे, हम बात करने वाले हैं टोटल एआई पे, कि एआई जो हमारी लाइफ में चेंज ला रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं शुरुआत ही यहाँ से करना, आपकी ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, एआई से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड? पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर एआई के बारे में बात करते हैं। देखो मैडम, वैसे तो हमने क्या है 2013 से इसकी शुरुआत की है। जो भी चीज़ हमने स्टार्ट की है, सबसे पहले हमने जब कंपनी को डेवलपमेंट के रूप में लिया, और यूँ कहते हैं कि जहाँ चाहे वहाँ रहा है। तो जैसे जैसे समय की डिमांड होती है, हमें अपने आप को अपग्रेड करता रहना चाहिए। जब वेबसाइट डेवलपमेंट से हमने स्टार्ट किया तो उसके बाद हमने देखा कि 5-6 साल बाद डिजिटल मार्केटिंग का पूरा एक हवा बना हुआ सा था। और यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग से पहले मैं अगर कुछ समय पहले चला जाऊँ तो पहले क्या अलग अलग प्रोफाइल्स हुआ करती थी। एसईओ एग्जीक्यूटिव, उसका सेपरेट काम होता था गूगल के ऊपर रैंक लाने का। उसके बाद फिर सोशल मीडिया आया, जिसमें सोशल मीडिया पहले भी था, ऑरकुट चला करता था। लेकिन ऑरकुट केवल वहीं तक सीमित रह गया था कि हमें एक दूसरे के साथ चैट करना है। ऑरकुट, उसके बाद फेसबुक आया। जब फेसबुक आया तो उसने ऑरकुट को पूरा खत्म कर दिया। फेसबुक को भी सर बहुत टाइम लगा ना उसको ओवरकम करने में। 2016 के बाद से फेसबुक 16 के बाद से आया वो। तो पहले ही गया था, पर उसने बूम 2016 में। बिल्कुल, उसका अभी मैं आपको रीजन बताता हूँ। और उसके बाद जैसे इंस्टाग्राम भी आया, तो इंस्टाग्राम शुरुआत में केवल आपके इमेज शेयरिंग के लिए आया था जी। उसका कोई उद्देश्य वीडियो का या उस तरीके से नहीं था, और एक IGTV चला करता था उस समय। तो धीरे धीरे जब ये आया तो फिर सोशल मीडिया वाली एक सेपरेट पोस्ट हो गई। मतलब एक सोशल मीडिया असिस्टेंट होगा आपका, जो सेपरेट फेसबुक और इंस्टाग्राम मैनेज करेगा, या जो भी आपकी प्रोफाइल है। एक एसईओ एग्जीक्यूटिव होगा। और उस समय गूगल एडवर्ड चला करता था, तो वो जो एड मैनेज करेगा वो उस तरीके से चला करता है। तो ये अलग अलग प्रोफाइल हुआ करती थी। अगर मैं इंडिया के संदर्भ की बात करूं तो 2014 के अंदर जब हमारे इलेक्शन होने वाले थे, तो उस समय मोदी जी का एक डिजिटल अवतार निकल के आया था जी। एक साथ मल्टीपल शहरों के अंदर एक 3D अवतार निकल के आया था, उन्होंने स्पीच दिया था। तो ये जो डिजिटली जो वर्ड है या जो हाईजेक हुआ वहाँ पे, वो कहीं ना कहीं मोदी जी के इलेक्शन कैंपेन से निकल के आया था। और कुछ चीजें क्या स्वतः ही उस क्रम में होने लग गई।
तो वो डिजिटली, जो कि वो सारा जो इलेक्शन कैंपेन तो वो डिजिटली था, टीवी पे अच्छे दिन आएंगे, हर कोई यही सुनता था। उन्होंने अपना 3D अवतार यूज में लिया, सबसे फर्स्ट टाइम पहली बार डिजिटली टेक्नोलॉजी को किसने यूज में लिया, तो मोदी जी ने लिया था। तो डिजिटल वर्ड हमारे पास वहां से निकल के आया। और चूंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, उसके बाद पहले इंटरनेट हमारे पास 1 महीने का 3 GB यूज में आया करता था। जियो आया जिसने अनलिमिटेड हमें सब कुछ फ्री दे दिया। तो वो चीजें वहां से निकल के आई, और उसके बाद फिर आपका लॉकडाउन आ गया। मतलब ये जो बूम हुई है उसके पीछे इंडिया के संदर्भ में बात करूँ, अदरवाइज पहले से वो बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो वहां पर कहीं ना कहीं वो डिफरेंट पोस्ट आते आते डिजिटल मार्केटिंग जो निकल के आया कि यार ये सारी चीजें डिजिटली हम लोग कर रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा वर्ड निकल के आया जो डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स को कवर किया गया। एसईओ एग्जीक्यूटिव आपके डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ गया, सोशल मीडिया वाला आपका उसके अंदर आ गया, आप फेसबुक पेज मैनेज कर रहे हैं उसमें आ गया, आप यूट्यूबर है तो उसको मैनेज करना है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग वाला पर्सन चाहिए आपको। आप ब्लॉगिंग लिख रहे हैं तो उसके लिए भी आपको डिजिटल मार्केटिंग, इसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या एग्जीक्यूटिव। जो और उसी में से वो डिफरेंट फिर वो जब हम लोग एडवांस लेवल पे चलते हैं तो फिर वही कि भैया मुझे वेबसाइट मैनेज करनी है, चल एसईओ मैनेजर हम लोग दे देते हैं, सोशल मीडिया वाला दे देते हैं। और जब ये चीजें चल रही तो उसके बाद अचानक से सुर्खियों में हमारे पास निकल के आता है जीपीटी, चैट जीपीटी, जिसके व्हाट्सएप एपीआई भी उससे पहले आया। व्हाट्सएप एपीआई उससे पहले आया था, लेकिन वो इतना यूजफुल नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि जीपीटी हम लोग यहाँ पर ऑटोमेशन कहीं काम में नहीं ले रहे थे। उस सिलेक्टेड ब्रांड्स के पास ही था मेटा एपीआई, बड़े बड़े ब्रांड्स थे और उनको ऑथराइज दिया गया था। और उस समय आप और हमने अगर अप्लाई किया था तो हमें मना कर दिया गया था कि आपको हम लोग नहीं देंगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एजेंसीज को दिया, देन उसके पास फिर वटी और एआई सेंसी प्लेटफॉर्म आया, तो उसने फिर पब्लिक के लिए वो मेटा एपीआई निकाल दिया। तो जो चैट जीपीटी निकल के आया तो उसने क्या किया कि वो कंटेंट क्रिएशन के लिए सबसे पहले काम में आता है। आज भी हम लोग चैट जीपीटी को कंटेंट क्रिएशन के लिए हम लोग काम में लेते हैं। एक थॉट आइडिया, थॉट प्रोसेस मुझे लेना है तो हमें वहां से लेना है। तो कहीं ना कहीं चीजें जैसे मार्केट में आई, जैसे डिमांड में आई, हमने उनको अडॉप्ट करते हुए चले गए। और वर्तमान समय में ऐसा है कि जब ये आते हैं तो चैट जीपीटी के बाद हमारे पास बहुत सारे एआई जो हम टूल्स हमारे पास यूज में आए, जैसे वॉइस एजेंट आ गया हमारे पास, एआई अवतार हमारे पास आ गया। ठीक है, तो उन सब टूल्स के कॉम्बिनेशन के हिसाब से फिर हमने उस जर्नी को कंटिन्यू रखा कि यार समय की डिमांड यही है, तो या तो आप समय के साथ चलो, अदरवाइज समय आपको पीछे धकेल देगा। और उसको बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट भी किया। देन फिर मेटा एपीआई के थ्रू उसको ऑटोमेशन पे लेके चले, तो ये पूरा सिस्टम इस तरीके की एक जर्नी हमारे पास निकल के आई है। जैसे आप ये वर्ड यूज कर रहे हो ऑटोमेशन, तो एक जो छोटा बिजनेस वाला, उसको ऑटोमेशन यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या करे तो क्या करना चाहिए उसको? देखो, ऑटोमेशन उस समय यूज में लिया जाता है जहां पर कोई सेम थिंग बार बार आपको रिपीटेशन में होती है, वहां ऑटोमेशन काम आता है। जैसे अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे पास ईमेल्स आ रहे हैं, ठीक है, और इंडिविजुअल मैं पर्सन हूँ या मेरे पास 2 लोगों की टीम है, अब मेरे पास सपोर्ट से रिलेटेड ईमेल्स भी आते हैं, मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो मेरे पास अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी मेरे पास ईमेल्स आते हैं, ठीक है, या फिर मेरे पास एक जनरल ईमेल्स भी आते हैं किसी ने जॉब से रिलेटेड। और मेरे पास अभी बड़ी कंपनी क्या कर रही है कि सेल्स एंड सपोर्ट के लिए एक सेपरेट ईमेल आईडी रखती है, एचआर के लिए एक सेपरेट ईमेल आईडी रखती है, और जनरल इंफॉर्मेशन के लिए एक सेपरेट ईमेल आईडी रखती है। लेकिन एक छोटा बिजनेस होता है उसके बाद इंडिविजुअल एक ही ईमेल आईडी है। तो यहाँ पर आपका जो ऑटोमेशन है या यहाँ पे जो आपका एआई जो हम लोग यूज में ले रहे हैं, वो क्या करता है कि उस ईमेल को डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। जैसे आपने जीमेल में सिंपली देखा होगा कि प्रमोशनल ईमेल्स अलग दिखाता है वो, ठीक है, जनरल इनबॉक्स में हमारे पास लगाते हैं, स्पैम वाले लगाते हैं। तो वैसे एआई एजेंट हमारा क्या करेगा कि भैया ये सपोर्ट से रिलेटेड मेल है, इनको सेपरेट, और उनके पास ऑटोमेटिक क्या रिप्लाई जाना चाहिए, ठीक है। किसी ने जॉब नोटिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने आपको रिज्यूमे शेयर किया, तो उसके पास क्या मैसेज जाना चाहिए। किसी ने एक जनरल मैसेज अवेयरनेस के हिसाब से हमारी सर्विस के बारे में पूछा, तो उसके पास क्या ईमेल जाना चाहिए। तो वो सारी चीज कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिकली आपका एआई एजेंट फिल्टर कर रहा है और उनको उसी हिसाब से जवाब दे रहा है। तो ये तो आगे ईमेल के संदर्भ में। फिर मैं बात करूँ कि यार हमारे पास कॉल्स आते हैं बहुत सारे, कॉल्स को मैं कैसे डिवाइड करूँ, ठीक है। मुझे उसके लिए एक रिसेप्शनिस्ट रखना पड़ेगा, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, या संडे के दिन मेरे पास कॉल्स आते हैं, लेकिन संडे के दिन हमारा पर्सन है वो छुट्टी पे रहता है, तो उस दिन क्या होता है कि या तो कॉल्स मिस हो जाते हैं अपने,
और या फिर वो है जो साइलेंट मोड पे चला जाता है। तो ऐसे वाले केस में हम लोग एआई एजेंट को ऑटोमेशन के रूप में काम में ले सकते हैं वहाँ पे भी, कि आपके जो भी कॉल्स आ रहे हैं हमने उसको एआई एजेंट को दे दिया कि भैया तू कॉल सुन, और हमने उसको ट्रेंड किया। तो वो हमें करना पड़ेगा ना पहले, वो उसको हमें ट्रेंड करना पड़ेगा, हमने उसको ट्रेंड हमारे किया बिजनेस के अकॉर्डिंग। अपने बिजनेस के तो अकॉर्डिंग। कितने दिन ट्रेंड करना पड़ता है उसको? देखो इसमें 5 से 10 दिन का टाइम लगता है। अच्छा, जैसे सपोज मेरे को एक एआई एजेंट चाहिए, इसको लेमैन की लैंग्वेज से समझते हैं कि मुझे, मेरे यहाँ टेलीकॉलर है जी, ठीक है, उसकी जगह मुझे अब एक पर्सन चाहिए जो उसको आंसर करे, फोन पे बात करे अगर कोई फोन कॉल आए तो कैसे करेगा वो काम, कैसे ट्रेंड करेंगे हम उसको? देखो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपके लिए एक सेपरेट एआई एजेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है। इसको यूं कह सकते हैं एक मशीन, एक सॉफ्टवेयर है जो हमने आपके हिसाब से हमने उसमें एक FAQs दिया कि मेरे बिजनेस का नाम ये है और मैं ये काम करता हूँ। अब वो क्या कर रहा होता है कि उसके जनरली जो FAQs निकल के आते हैं, जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं, हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर हमसे क्या क्वेश्चन पुटअप कर रहा होता है वो हमें उसको बताना होता है। फिर धीरे धीरे वो ट्रेंड हो रहा होता है। ठीक है, अब छुट्टी वाला दिन था या हमारा जो फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव होता है वो 5 बजे चला जाता है, 6 बजे कॉल आ रहा है आपके उस पर। अब या तो वो कॉल मिस करना होगा या फिर हमने उसको एआई एजेंट के ऊपर उस नंबर पे हमने डाइवर्ट कर दिया। तो अब वो क्या कर रहा है, आपका एआई एजेंट उस कॉल को रिसीव कर रहा है, वो सुन रहा है, नमस्कार वो बोल रहा है, सामने वाले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात कर रहा है। उसने कहा कि आप पॉडकास्ट करते हैं, आप कैसे सर्विस, क्या सर्विस दे रहे हैं, कि क्या चार्जेस है। के माइंड को वो ऑब्जर्व कर लेता है। हाँ, एआई एजेंट की सबसे अच्छी खास बात ये है कि वो बहुत अच्छे ट्रेंड होने लगे हैं, तो वो सामने वाला जिस तरीके से बात कर रहा है वो उसी तरीके से जवाब देता है। यहाँ पे मार्केट में 2 तरीके के एआई एजेंट है, मशीन लर्निंग यहाँ पे चल रही होती है। तो अगर वो ट्रेंड नहीं है तो कई बार हमने देखा है कि हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म कस्टमर्स को देखते हैं तो वो माफ़ कीजिएगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा मुझे इस चीज़ की लिमिटेशन है। अच्छा, आप लीक से तो बाहर उससे हम जाके बात पता कर कर रहे सकते हैं, हैं। उससे हम पता कर सकते हैं। और कुछ अच्छा तरीके से अगर वो ट्रेंड है, हमने एक अच्छे लेवल का एआई एजेंट बनाया है इसमें कहीं ना कहीं बैकएंड में पेड एपीआई हमारे पास यूज में आ रही होती है, तो उसको जितना अच्छा डिटेल में आप देंगे ना उतने अच्छे तरीके से बात करेगा। इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, एक हेल्थ कोच आती है एआई दिशा के नाम से, अच्छा। एप्लीकेशन है, आप उससे बात करें, वो लाइक एज ए ह्यूमन बात करती है। ठीक है, फीमेल अवतार है वो, और सबसे अच्छा ऑटोमेशन वहाँ पे दिया हुआ है। आप कहते हैं कि मैं अभी बिजी हूँ, आप मुझे 11 बजे कॉल कीजिएगा, वो एजेंट अपनी समरी मेमोरी में उसको एंटर करता है कि 11 बजे मुझे इनसे बात करनी है। 11 बजे आपका कॉल आता है, वो आपसे पूछता है आपका दिन कैसा रहा, क्या है। आप उसको किसी भी तरीके से क्वेश्चंस दीजिए, ओके, वो आपको एज ए ह्यूमन की तरह जवाब देगा। आपने कहा कि यार आज नाश्ते में देरी होगी या आज मैं वहाँ पे ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा बॉस मुझे डांटेगा, समझना वो लीक से अलग है, लेकिन फिर भी वो कहेगी ठीक है बॉस को डांटता है तो आप बॉस को इस तरीके से मैनेज कीजिए कि अच्छा किस वजह से प्रॉब्लम आई हमारे सामने ये, मतलब इतने अच्छे तरीके से कि एक ह्यूमन भी नहीं दे पा रहा है जवाब और वो दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो पीछे एआई एजेंट, जो मशीन लर्निंग हमने यूज में ली है, जो टेक्नोलॉजी यूज में ली है, वो कितनी आपने सॉलिड ली है, इसका फर्क पड़ता है यहाँ पे। पर सर आपको ऐसे नहीं लगता है एआई एजेंट अगर हमने रख भी लिया और हमने उससे काम भी करवा लिया, उसको ट्रेंड भी कर दिया, इससे नौकरियों पर फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों की जॉब्स पर? देखो इसमें लोगों की जॉब्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो लोग अच्छा कर रहे हैं इसके अंदर उनकी हाइक हो रही है, आप इसको इस तरीके से समझिए। और जो समय के साथ जिसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया वो पीछे हट रहा है। नहीं, जैसे मेरे पास एक टेलीकॉलर है, हाँ ठीक है, और मैंने उसकी जगह ना एआई एजेंट रख लिया, तो टेलीकॉलर को तो रखना ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि फिर एआई एजेंट ही बात करेगा ना। तो वहाँ पर टेलीकॉलर वाली जो पोस्ट है या फ्रंट डेस्क वाली है, रिसेप्शनिस्ट वाली है, उनकी जॉब पे तो प्रॉब्लम है, पर जो एआई एजेंट बना रहा है उनकी जॉब के लिए प्लस है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, उनके लिए तो प्लस है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि जो 4 आदमी जो आपके वर्किंग थे ना, वहाँ पर अकेला 1 आदमी उस एआई एजेंट के साथ मिलके मैनेज कर लेगा। तो और उनमें से 4 में से केवल वही रहेगा पर्सन जिसने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, और रिमेनिंग जो 3 है जिन्होंने अगर अडॉप्ट नहीं किया है तो वो कहीं ना कहीं इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। तो जॉब्स का फर्क तो पड़ा है, हम इसको नकार नहीं सकते कहीं पे भी, क्योंकि जब 4 लोगों का काम अकेला एआई कर रहा है तो उन 3 को तो जाना ही जाना होगा, और एक है जो उसको मैनेज कर रहा है, तो इफेक्ट है, लेकिन उन लोगों के लिए जो समय के साथ नहीं चल पाते हैं। सर एक जैसे इसमें एक थ्रेट भी लगता है मेरे को, जैसे एआई एजेंट को मैंने ट्रेंड कर लिया, ठीक है, और मैंने उसे बता दिया, जैसे मेरा कुछ काम है कि भैया
कोई प्रोडक्ट बिकना है या कोई सर्विस मैं दे रही हूँ, अगर अगला क्लाइंट मुझे बोल रहा है आपका अकाउंट डिटेल दे दीजिए, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, तो उसको ना उतना छूट दे सकते हैं हम कि नहीं दे सकते हैं? क्योंकि ह्यूमन तो है नहीं वो तो अगला वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो वैसा आंसर दे देगा। आपको ऐसा नहीं लगता इससे क्राइम बढ़ेगा? देखो, हमें कुछ हद तक लिमिटेशन में रहना चाहिए। पूरी खुली छूट अगर हम लोग दे देते हैं, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आपका एक एआई एजेंट एक कंपनी के अंदर काम कर रहा था और चूंकि उसको एक्सेस दे दिया गया, फुल एक्सेस की इस तरीके से तो एक्टिविटी उसने पूरा सब डंप कर दिया था ना? उसने डंप तो किया ही था, लेकिन एक रियल एग्जांपल, चलो वो तो उसने डेटाबेस डिलीट कर दिया, वो तो ठीक है, लेकिन एक उसने स्विगी से ऑर्डर कर दिया फूड। आप समझो कि जैसे मेरे सिस्टम के ऊपर एआई एजेंट है लगा हुआ है, मैं मल्टीपल वर्क कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं उस सिस्टम में एप्लीकेशन में स्विगी की एप्लीकेशन भी इंस्टॉल है। और चूंकि मैं जो टाइपिंग कर रहा था पहले कि वो क्या कर रहा है, कहाँ से ट्रेंड हो रहा है, हमारी प्रीवियस हिस्ट्री के अनुसार तो वो ट्रेंड हो रहा है। ठीक है, उसको लगा कि यार मौसम अच्छा है, उसने सुना और मौसम अच्छा है तो बोले यार मुझे ये ऑर्डर करना चाहिए। उसने वहीं से उसको ऑर्डर दिया और वो फूड डिलीवर होता है उनके ऑफिस में। पता चलता है किसने किया, हमने तो नहीं किया, लेकिन चूंकि ऑर्डर वहीं से उनके उससे पता चलता है कि हमारा जो एआई एजेंट था, एआई एजेंट भी बेसिकली क्या एक नंबर होता है, ठीक है, तो उसके थ्रू वो ऑर्डर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अगर इसको लिमिटेशन या कंट्रोल में अगर यूज में नहीं लिया जाता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। उसको ट्रैक कैसे करते हैं ये एजेंट को कि ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? क्या प्रोसेस होता है? देखो, इसमें क्या होता है कि आपने जो टूल यूज में ले रहे हैं ना, उसमें लॉग्स चलते हैं। आप लॉग फाइल मैनेज करते हुए चलिए कि हर एक एक्टिविटी जो वो एक्शन रन कर रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी एक इंटरनल हिस्ट्री बनती है। आप समझना, मैं यहाँ से उठ के वहाँ पे पैर रख रहा हूँ, तो मैं उठा, उस समय का लॉग आपने एंट्री किया, जैसे मैंने कदम रखा नेक्स्ट, फिर मैं अगर लेफ्ट गया तो लेफ्ट की तरफ से लॉग, तो हम उसकी हायरार्की के अनुसार हम ये पता करते हैं कि हाँ इस तरीके से ये चीज़ें हुई है। और वो भी उन चीज़ों को मेमोरी में रखता है। जब हम लोग कहे कि यार तुमने प्रीवियस में क्या वर्क किया था, आप बताइए, तो वो पता चलता है कि इस तरीके से ये चीज़ हो रही होती है। तो ये एआई एजेंट सेफ है कि नहीं है वो बताओ आप तो। नहीं, एआई एजेंट सेफ है लिमिटेशन में, अगर हम लोग उसको एक्सेस दें। फुल एक्सेस हमें कभी नहीं देना चाहिए। अभी जैसे मैं बताता हूँ आपको, मुझे एचआर वाला रोल अदा करवाना है उससे, ठीक है, इसके लिए एक एचआर मेरे पास है। मेरे पास दिन भर में 30 से 40 अलग अलग जॉब्स के लिए रिज्यूमे मेरे पास आते हैं। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है, एचआर क्या कर रही होती है, अलग अलग हर एक रिज्यूम को सुबह से लेकर शाम तक उनको स्क्रूटनी करेगी, देखेगी, ठीक है। दिन में पता चल रहा है वो 20 से 30 रिज्यूम ही देख पा रही है, वो समझ पा रही है, या वो फिर उसके बाद सैलरी मैनेज करना है, हमें बहुत सारी चीज़ें होती है। और तो एआई एजेंट क्या कर रहा है आपके यहाँ पे, जो भी हमारे पास, सपोज को मेरे पास वर्क इंडिया से रिज्यूमे आ रहे हैं, मेरे पास इनविटेशन आ रहे हैं, तो हमने एआई एजेंट को एक्सेस दिया वर्क इंडिया का, लॉगिन एक्सेस हमने दे दिया, हमारे अकाउंट में खुला हुआ है। वो क्या कर रहा होता है, वहाँ पे जब भी नया जॉब रिज्यूमे हमारे पास आ रहा होता है उसको देख रहा होता है, रीड आउट कर रहा होता है, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि मुझे ऐसा ऐसा बंदा चाहिए, अगर वो कहीं मैच हो रहा है तो वो उसको इन्विटेशन इंटरव्यू के लिए आगे का शेड्यूल भेज देगा, ठीक है, और नहीं हो रहा है तो वो रिजेक्ट कर देगा। तो जो काम 8 घंटे में जाके हो रहा था वो 1 to 2 आवर के अंदर सब कुछ वो रेडी कर रहा है, लेकिन हमें लिमिटेशन उसका वहीं तक देना है। तो जो केस सेंसिटिव डेटा होता है हमारे पास, तो या जैसे हमने कहा सैलरी बनानी है, सैलरी बनाने तक तो ठीक है, लेकिन आपने उसको परमिशन दे दी कि सैलरी ट्रांसफर करनी है, हाँ, तो चूंकि उसको तो जो डेटा एनालिसिस कर रहा है उसी के अनुसार तो करेगा जी, तो वहां पर जाके वो गलत हो जाता है। उससे पहले तक सैलरी बनाने तक ठीक था, इसने ईमेल भी निकाल दिया कि आज सैलरी बन चुकी है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने उसको कहा था सुबह आते तेरे को मॉर्निंग में, मतलब इतना एडवांस लेवल पर रेडी होता है। आपने कहा कि मॉर्निंग में आते ही चेक करो कि हमारे पास 10 बजे ऑफिस का टाइम है, अभी तक कितने लोग आ चुके हैं, जो नहीं आए हैं उनको भी तो तेरी समझ के अनुसार मेल भेज, और जिनका हाफ डे लगने वाला है उनको हाफ डे लगा, उनको क्या मैसेज जाना चाहिए, उस तरीके वो हर एक चीज को मैनेज कर रहा होता है। आपने एल्गोरिथम लगा दिया कि इस तरीके से मैनेज करना, वो उस चीज को उस तरीके से मैनेज कर रहा होता है। जी। तो आपसे बात करके मुझे एक चीज़ समझ में आई कि एआई एजेंट यूज़फुल तो बहुत है और हमारे बहुत सारे टाइम को वो बचाता भी बहुत है,
पर उसको लिमिटेशन जो है वो देनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो हमारा पूरा काम को जितना हम लगता है इजी बनाएगा उससे उसको वर्स भी बना सकता है। बिल्कुल, क्योंकि लिमिटेशन में ही कोई चीज़ अच्छी लगती है। जब आप उसको कंट्रोल से बाहर कर देते हैं तो फिर वो आपके लिए ही नुकसानदायक हो जाता है। और ये पुराने ट्रेडिशनल ऑटोमेशन के जो टूल्स हैं उसमें और एआई एजेंट में जो डिफरेंट है वो क्या है बेसिकली? देखो बिल्कुल मैं बताता हूँ, एक CRM वर्ड यूज में लिया जाता है। हाँ, मुझे उसके बारे में भी आपसे बात करनी है जी। क्योंकि शायद आपका जो जितना भी मैंने सुना है, पढ़ा है, देखा है, आप एआई CRM प्रोवाइड कराते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जो पहले ट्रेडिशनल चला करता था CRM, वर्षों से चल रहा है। जब हमने नोटबुक और रजिस्टर में लिखना बंद कर दिया तो उसके बाद हमने इसको CRM में यूज में लिया। तो CRM में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो डेली टास्क एक्टिविटीज है, हमारे जो कस्टमर से रिलेटेड डेटा है, हम उसको मैनेज कर रहे होते हैं। हम उस CRM में हमारे पास कोई लीड आ रही होती है तो हम उसको मैनुअली एंटर कर रहे थे। अच्छा। सपोज को कि यार मेरे को किसी ने मेरे पास संपर्क किया कि मुझे AI एजेंट बनवाना है, तो हमने कहा कि रमेश जी ने AI एजेंट की लीड हमारे पास आई हुई है, हमने उसका स्टेटस डाल दिया, वहाँ पे एंट्री कर दी। अब उसके ऊपर नेक्स्ट वर्क कब होगा? जब वो पर्सन जो उसको मैनेज कर रहा है वो देखेगा, जब वो उससे बात करेगा कि भैया हमने कहा था कि कल हमसे बात करना, तो बात करेगा, उसका रिमार्क पुट करेगा। फिर उसने कहा मुझे 7 दिन बाद बात करना। फिर 7 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद ह्यूमन को तो याद रहता नहीं है। तो वो जब वो पैनल ओपन करेगा तो पता चलेगा कि 7 दिन बाद इसका था। तो CRM से मैनेज हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक ह्यूमन वहाँ बीच में आ रहा था। वो अगर एक्टिव है, सपोज को 7 दिन बाद उसमें 13 निकल के आई, उस दिन संडे था और संडे को वो बंदा चला गया, छुट्टी पे था। अब चूंकि 13 तारीख को उसने का अपॉइंटमेंट था या उसने कहा था मुझे बात करना, तो अब उस कंडीशन में आप बात कैसे करेंगे क्योंकि वो तो छुट्टी पे है। या जैसे हमने कहा कि हम बिल भेजते हैं, इनवॉइस किसी क्लाइंट को भेजते हैं, तो 3 दिन बाद ओवरड्यूज वाली डेट उस पर आ जाती है। उस ड्यूरेशन में किसी का पेमेंट आ जाता है, किसी का रह जाता है। अब जिसको कलेक्शन अकाउंट डिपार्टमेंट से है वो या तो कॉल करके उनको बोलता है या ईमेल करके सर आपका इनवॉइस ओवरड्यू हो रहा है प्लीज कर दीजिए। वो कहता है मुझे 4 दिन बाद कॉल करना, अटेंड नहीं कर रहा है, और 4 दिन बाद पता चल रहा है कि हमारा अकाउंटेंट छुट्टी पे है या सैटरडे संडे आ गया। तो कलेक्शन डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन कि हमारे इतने इनवॉइस ओवरड्यू चल रहा है, उधर इतने लीड का फॉलो ओवरड्यू चल रहा है। ये काम होता था CRM में ह्यूमन के साथ। अब हमने इसको ऑटोमेशन पे ले लिया। ऑटोमेशन में हमने पहले लिया ईमेल वाला पार्ट, ठीक है, कि एक बार अगर लीड पे एंट्री हो चुकी है, अच्छा लीड में एंट्री भी आप ह्यूमन मैन्युअली किया, या जैसे सपोज डिफरेंट सोर्सेज हमारे पास होता है, जज डायल से आपके पास लीड आ रही है, तो जैसे ही किसी ने जज डायल पे आपसे संपर्क करने की कोशिश की तो वो जो इन्फॉर्मेशन है आपके CRM में आ जाएगी। ओके। किसी ने मेटा आईडी के ऊपर क्लिक किया, वहां से उसने डेटा डाला, तो वो आपके CRM में आ जाएगी। मतलब मल्टीपल सोर्सेज से जो आपके पास कलेक्शन था वो कहीं ना कहीं एक स्टॉप पे आ चुका है, एक सेंटर पे। अब उसका आपका जो व्हाट्सएप वाला जो सिस्टम है मेटा API, वो एक्टिव होता है। हाँ। कि मेरे पास एक नया नोटिफिकेशन आया कि भैया राम जी का ये रिक्वायरमेंट आई है, वो व्हाट्सएप अपनी तरफ से उसको एक मैसेज भेजता है, वेलकम मिस्टर राम, प्रोसेस टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है, आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपको इस तरीके से AI चैट एजेंट बनवाना था। उधर से मिस्टर राम उस समय अगर एक्टिव रहता है तो वो उससे चैट कर रहा होता है, या मिस्टर राम ने कहा कि हाँ सर आप मुझे डिटेल भेजिए, तो AI एजेंट अब आपका कैटलॉग में से कैटलॉग निकालता है, उसको पुट कर देता है। एक साथ अगर 10 लीड भी हमारे पास आ रही है तो उसका कम्युनिकेशन चल रहा होता है। फिर वो चल रहा है तो राम जी कह रहे थे कि हाँ सर आप मुझे एक काम कीजिए कि आपके एग्जीक्यूटिव से बात करवा दीजिए, तो वहीं पे नोटिफिकेशन जाता है उस AI एजेंट के पास कि भैया ये बंदा इंटरेस्टेड है। तो पहले तो वो क्या कर रहा है, उसको हॉट लीड में एंट्री कर रहा है, क्योंकि 10 लीड आ रही है, 10 में से 4 तो जवाब ही नहीं दे रही है, 6 के साथ एक सेम टाइम पे चैट कर रहा है। तो उसमें से एक ने कहा कि हाँ ठीक है आप मुझे आगे एजेंट से बात करवा दीजिए। अब चूंकि उस समय भी क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग जो केवल इन्फॉर्मेशन सुनते हैं, तो उस समय आपका AI एजेंट एक्टिव हुआ, उसने उसको कॉल लगाता है जी, कॉल लगा के उसने समझा, तो उसके बाद उसको लगा कि ठीक है अब आप मुझे सारी चीजें समझ में आ चुकी है, अब हम लोग कन्वर्जन पे चलते हैं, या मुझे डेमो दिखा दीजिए। डेमो दिखाने वाले सिचुएशन में वो क्या करता है, हमारा जो एग्जीक्यूटिव डेमो दिखाने वाला है उसके पास वो लीड भेज देता है, उसके व्हाट्सएप मैसेज भी आ जाता है कि ये पर्सन है, ये इसमें इंटरेस्टेड है, आप तुरंत इससे बात करिए, या इसने 5 बजे का टाइम दिया था। तो एक टाइम पे वो मल्टीपल लोगों से चैट कर रहा है, वॉइस भी वो खुद ही कर रहा है वहां पे बात, व्हाट्सएप पे वो चैट कर रहा है, ईमेल पे कर रहा है, या उसने कहा कि अब आप, अच्छा उसने डेमो भी ले लिया, उसके बाद उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है,
तो पता चल रहा है कि 3 दिन बाद अपना व्हाट्सएप ऑटोमेशन वापस एक्टिव होता है कि हेलो मिस्टर राम, हमारी इस समय बात हुई थी और प्रीवियस में ये बात हुई थी हमारी, आपने डेमो भी लिया, या वो कॉल उसके पास जा रहा है कि आप किस तरीके से, तो अपने को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो उसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि हम जो हमारा जो टेलीकॉलर था, केवल वो गार्बेज वैल्यू लोगों को ही कॉल करने में जिसका पूरा टाइम निकल जाता था ना, फालतू की लीड आ रही है, अब वो फालतू की लीड, वो क्वालिटी लीड के ऊपर काम कर रहा है। इसमें आपका जो AI CRM है, इसमें अगर मैं अपना ना फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, लिंक्डइन, अगर ये सब कनेक्ट करना चाहूँ तो ऑप्शन अवेलेबल होता है? हाँ, हो जाता है। इसमें क्या है कि वेब हुक वर्ड यूज में आता है। तो वो क्या कर रहा होता है कि आप जहाँ से लीड लेना चाह रहे हैं वो हमें वेब हुक प्रोवाइड करवाते हैं कि आपके उसमें सिस्टम में जो भी डेटा आया है आप अपने CRM में ले सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके के CRM कैसा भी डेटा हो हमारा उसमें आ सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारा कस्टमाइजेबल होता है। आपने कहा पहले से हो सकता है उसमें 8 प्लेटफॉर्म यूज में आ रहे हैं, अब आपने कहा सर मैं तो XY जगह से आ रहा है जो आपके इसमें है ही नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं उसको कस्टमाइज करके देते हैं कि ठीक है ये आपके पास भी आ रहा है और किसी और के पास भी अगर वहाँ से लीड आ रही है तो ये पब्लिकली सभी के लिए ओपन हो जाता है कि कोई मैं आपकी बात समझी नहीं एक्चुअली। एक आपके पास AI CRM है, वो आपके पास एक फिक्स फॉर्मेट में है, पर मेरे बिजनेस के लिए अलग मुझे उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप वो प्रोवाइड कराते हो? ऐसे प्रोवाइड करवा देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इंडिविजुअल के लिए हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं। अब जैसे मेरे खुद के 2-3 बिजनेस हैं तो मुझे एक चलेगा कि मेरे को 2-3 CRM लगेंगे? नहीं, मैं आपको बता, एक्चुअली एक AI एजेंट पर्टिकुलर एक सिंगल बिजनेस के लिए आता है। CRM तो एक आपका काम आ जाएगा, हाँ, CRM का अकाउंट तो आप एक आ जाता है, लेकिन जो AI एजेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, जब हमने उसको ट्रेंड किया पॉडकास्ट के लिए, तो हम उसको दूसरे बिजनेस में नहीं ले सकते। तो इसलिए एक बिजनेस के लिए एक AI एजेंट काम करेगा, दूसरे बिजनेस के लिए दूसरा AI एजेंट। एक बिजनेस में कितने AI एजेंट लगा सकते हैं हम? मल्टीपल। डिफरेंट टास्क के लिए अगर हम अलग अलग ना AI एजेंट लगा लें तो वो भी पॉसिबल है? वो पॉसिबल है, बिल्कुल। देखो डिफरेंट AI एजेंट्स है। CRM में हमने क्या किया, उन सभी को कोलैबोरेट करके एक जगह कर दिया। 2 तरीके से मार्केट में सर्विसेज चल रही होती है। आपने कहीं से मेटा AI एजेंट लिया चैट वाला, कहीं से हमने वॉइस AI एजेंट लिया, कहीं से हमने ईमेल के लिए लिया। हमारे CRM में क्या है, वो सारे इनबिल्ड है एक जगह। तो मतलब AI एजेंट और चैटबॉट सेम है? देखो एजेंट अलग चीज है और चैटबॉट अलग चीज है, और यहाँ पर चैटबॉट की कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, AI एजेंट क्या कर रहा होता है, सोच के हमारे ह्यूमन की तरह वर्क कर रहा है, रिपीटेशन वाला वर्क कर रहा है, ऑटोमेशन वाला वर्क कर रहा है। चैटबॉट आपके साथ कम्युनिकेशन के लिए काम आ रहा है। वो एक फिक्स चैटबॉट भी हमें बनाना पड़ता है पहले, है ना? वो चैटबॉट आपको इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए काम कर रहा है, वो एक्शन नहीं करता। और AI एजेंट क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास डेटा आया, उसके ऊपर उसने वर्किंग स्टार्ट कर दी, अब तुझे ये करना, तुझे ये काम करना, तुझे लाइक एज ह्यूमन की तरह वर्क कर रहा होता है। और चैटबॉट क्या कर रहा है, आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। हाँ, उसमें फिक्स फॉर्मेट होते हैं, फिक्स क्वेश्चन होते हैं, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा उसी का वो आंसर, उसी का जवाब दे देगा। और इसमें भी एडवांस लेवल पे अगर आप चलते हैं तो जैसे अभी मेटा ने खुद ने भी एक कुछ नंबर्स के ऊपर AI अलाउ कर दिया है चैटबॉट के रूप में। ओके। जब आप उसको FAQs में अपनी डिक्शनरी दे देते हैं कि मैं ये काम कर रही हूँ, ये क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं, तो वो आपके बिहाफ पे वो बात कर रहा होता है, लेकिन वो चैट कर रहा होता है। तो अभी वो सबके लिए नहीं है? वो सबके लिए नहीं है, वो सिलेक्टेड नंबर्स के ऊपर ही दिख रहा है। कहीं टूल्स वाला जो सेक्शन आता है वहाँ पे AI चैट अलाउ करने का ऑप्शन है, सबके पास नहीं है वो। तो वो भी बीटा टेस्टिंग चल रही है इसकी। अच्छा, अब जैसे हमने AI एजेंट के बारे में बात करी, अब हम बात करते हैं AI अवतार के बारे में। तो AI अवतार होता क्या, पहले तो ये बताओ। AI अवतार आपने जैसे मेरे वीडियोस देखे होंगे बहुत सारे, तो एक है मेरा ह्यूमन क्लोन, मेरे जैसा ही दिखने वाला, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे यूज में आ रहा है। तो AI अवतार में क्या होता है कि वो रियल पर्सन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे 2 तरीके से AI अवतार यूज में लिए जाते हैं। आप बिल्कुल एक फ्रेश नया बना सकते हैं या आप खुद का बना सकते हैं। सपोज करो मेरे पास वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है, और मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ या मुझे नॉलेज देनी है या मुझे न्यूज चैनल चलाना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, मेरा AI अवतार क्रिएट करूँगा। मतलब मेरा जैसा ही शक्ल का एक AI रूप में आपके पास एक वीडियो के रूप में एक पर्सन है, और हमने उसको क्या किया, एक स्क्रिप्ट दी कि तेरे को इस तरीके से बात करनी है, इस तरीके से देखना है, तो
वो सेट हो गया हमेशा के लिए, बस मुझे उसको कमांड देना है और मेरा वो वीडियो रेडी तो है। एआई अवतार में वॉइस आपका होता है कि किसी और का भी हो सकता है? दोनों चीज़ें इसके अंदर चलती है। डिफ़ॉल्ट अगर आप यूज में ले रहे हैं तो जो भी एआई वॉइस जो हमारे पास निकल के आ रही होती है, जो गूगल के द्वारा या डिफरेंट प्लेटफॉर्म के द्वारा, जो प्लेटफॉर्म आप यूज में ले रहे हैं उनकी वॉइस यूज में आती है। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं यार मुझे वॉइस खुद की चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉइस क्लोनिंग। तो वो कैसे होती है? वॉइस क्लोनिंग में हमें हमारे खुद की वॉइस का सैंपल उसमें हमें अपलोड करना होता है और फिर हम उसको ट्रेन कर रहे होते हैं, तो हमारे ही एक्सप्रेशन उसी हिसाब से वो बात कर रहा होता है। तो जैसे हमने एआई एजेंट को उसके दिमाग में हमारे बिजनेस के बारे में डाला, वैसे ही हमने उसको हमारा वॉइस का सैंपल दिया। फिर वो क्या कर रहा होता है, उसी वॉइस के सैंपल के हिसाब से देते, फेस उसने आपका लिया, वॉइस उसने लिया और लिप सिंक्रोनाइज टेक्नोलॉजी चलती है इसके अंदर। तो वो जो चेहरे का एक्सप्रेशन है वो भी लेता है, वो भी ले लेता है वो। तो वो जैसे शब्द हो रहे होते हैं उसी तरीके से वो आपका यूज में लेता है। आपको लगता है भविष्य में एआई अवतार इंसानों की शक्ल ले लेगा? देखो अभी मैं आपको बताऊं, आज तक टीवी चैनल है अंजना ओम कश्यप, हाँ उनका पार्ट 2.0 वो एआई अवतार है। अगर आपने अच्छा, नहीं आप मैंने नहीं देखिएगा, देखा। आज तक सुनिए उसमें। और अंजना ओम कश्यप जी है, वो खुद न्यूज़ पढ़ती है, उसके बाद आधे घंटे का एक बुलेटिन आता है जिसमें उनका एआई अवतार आता है जो न्यूज़ सुना रहा होता है। सबसे पहले न्यूज़ चैनल में सबसे पहले उन्होंने ही इसको अडॉप्ट किया था। जी। फिर इससे है ना, आपको नहीं लगता है कि है ना लोगों की जॉब पर कुछ फर्क पड़ेगा? देखो शुरुआत में जब कंप्यूटर आए थे ना, तब ऐसा हुआ था कि जब कंप्यूटर आ जाएंगे तो लोगों की जॉब चली जाएगी। तो जिन्होंने कंप्यूटर को स्वीकार किया उनकी जॉब रही, लेकिन जिन्होंने नहीं उनकी चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं न्यू जॉब्स भी आई। पर सर वैल्यू भी तो कम होगी। जैसे आज अभी आपने बात करी अंजना कश्यप की, अगर फ्यूचर में कोई ऐसा किसी का भी यूज कर लेगा तो फिर ना ये गलत नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशन है, कॉपीराइट वाले केस में ये आता है। हाँ। किसी का भी वॉइस क्लोन या फेस वाला हम लोग यूज में नहीं ले सकते जब तक कि उसकी परमिशन नहीं हो, अदरवाइज उसके अगेंस्ट कार्यवाही हो सकती है। ये है। तो हाँ, लोग रूल तोड़ते हैं। हमने कहा कि हम जो ट्रैफिक से निकल रहे होते हैं तो रेड बत्ती होते हैं, हमें नहीं निकलना, लेकिन फिर भी लोग रेड बत्ती को क्रॉस करके निकलते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे एआई वीडियोस देखे हैं, उसमें क्या करते हैं कि वो लोग कुछ कैरेक्टर्स बनाते हैं, तो वो कैरेक्टर पहले से ही बने हुए होते हैं। जैसे किसी ने, मैंने खुद लाइव देखा है कि उसने एआई में प्रॉम्प्ट डाला कि मुझे इस शक्ल का ऐसा ऐसा आदमी चाहिए, तो वो जो होता है वो कोई ना कोई ऑलरेडी ऐसा गूगल पर या कहीं पर अवेलेबल इमेज ही होती है, उसी को ही वो लेता है और वो स्टोरी बना देता है और उसके वीडियोस बना देता है, शॉर्ट्स बनाने हो, लॉन्ग बनाने हो। पर ये कॉपीराइट कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? वो नहीं आएगा कॉपीराइट कैटेगरी में। रियल ह्यूमन, सपोज करो मैं हूँ, किसी ने मेरा फेस बना के उस तरीके से यूज में लिया, तो वहाँ पे वो कॉपीराइट में आता है। हाँ। अब होता है क्या है कि जब तो कुछ गलत नहीं हो रहा है तो मुझे कहीं दिक्कत नहीं होती, लेकिन कोई गलत उसको अगर यूज में ले रहा है हाँ। तो फिर मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ। तो वैसे अगर कोई किसी शुरुआत में ही अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो सकती है। सर कुछ एआई अवतार मैंने देखे जो परफेक्शन होता है, बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि वैसा का वैसा ही है, जैसे भी आपने अंजना का बोला, ठीक है। पर कुछ एआई अवतार होते हैं जो मैच नहीं कर रहे होते, वो बनाने वाले का प्रॉब्लम है कि ऐसा होता है? देखो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुटअप किया। और जब इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारी रील्स आती है, उसमें डिफरेंट टूल्स के बारे में बताते हैं कि इस वाले टूल से अब आपको कुछ नहीं करना, वेबसाइट बना सकते हैं आप, ऐसा वीडियो बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हो। तो ये क्या होता है, जो हमारे पास जो टूल्स हम लोग यूज में ले रहे हैं, दो चीज़ें होती है, या तो मैं कोडिंग करके वेबसाइट बना रहा हूँ या फिर पहले से ऐसे प्लेटफॉर्म जिन्होंने बना दिया, मुझे वहाँ पे कमांड देना है, वहाँ से निकल रहा है। तो वो टूल जो प्लेटफॉर्म आप यूज में ले रहे हैं, पहला वो कौन सा है, किस लेवल का है। दूसरा जो आप कमांड प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं, उस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको, वो कितने एक्सपर्टाइजेशन के साथ डाल रहे हैं, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। आपने जो बहुत सारे रील्स हम लोग देखते हैं, उसने कहा कि आप ये प्रॉम्प्ट डालिए, ये हो जाता है, तो पता चल रहा होता है कि वो कहना कुछ और जा रहा है और कह कुछ और पा रहा है। तो ऐसा होता है, ये दोनों के ऊपर डिपेंड है कि वो टूल कौन सा यूज में लिया जा रहा है और वो जो प्रॉम्प्ट हमने डाली है वो उस लेवल की डाली है। तो वो जैसे जैसे आप एक्सपर्टाइजेशन उसमें आता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वैसे वैसे हमारे पास वो वर्किंग में आता है। आपने ये जो वेबसाइट वाली बात बोली है, मैंने है ना
कि बहुत सारी रील्स देखी है मैंने, उसमें ऐसे बोलते हैं जैसे क्लाउड एक एआई है, ठीक है, उसका पेड वर्जन है, अच्छा काम करता है और बहुत ही परफेक्ट काम करता है। पर किसी ने ऐसी एक रील बना रखी थी कि उसने क्या किया कि अपने एक कंपटीटर की वेबसाइट निकाली, क्लाउड को दिया और उसको बोला मुझे इसका डुप्लीकेट चाहिए और मेरे प्रोडक्ट्स के साथ चाहिए, और वो इमीडिएट बन गया। उसने लाइव ये वीडियो दिया था, ये 60 सेकंड की वीडियो के अंदर उसने ये बनाया था। तो आपको नहीं लगता ये इलीगल है? क्योंकि किसी ने, जिसने आज से उसके कंपटीटर ने 5 साल पहले उस वेबसाइट पर चाहे कोडिंग से ही किया हो वो काम, पर बहुत मेहनत से और अपना पावर लगा के बनाया था, और हम उसको अब सिर्फ 10 मिनट में या मैक्सिमम 1 मिनट 1 घंटे की हम बात करें में हम किसी और की मेहनत को ऐसा कर देते हैं। ये राइट नहीं, राइट है रॉन्ग है? देखो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ। एक तो ये कि वो जो 1 घंटे की या 10 मिनट की जो उसकी वर्किंग थी, वो 10 मिनट की वर्किंग नहीं होती है। वो उस वीडियो में इस तरीके से बता रहा होता है कि कुछ नहीं, बस अभी चुटकियों का कमाल है, अगर एक्सपर्टाइजेशन की हम लोग बात करें तो। और चूंकि वो किया है, अब दूसरी चीज़ आती है कि हाँ उसने ऐसा किया, बिल्कुल ऐसा होता है। किसी की भी वेबसाइट, जो क्लाउड की बात कर रहे हैं आप, उसका एक क्रोम का एक्सटेंशन आता है, गूगल क्रोम का एक्सटेंशन। हम उसको, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वो भी इसको यूज में ले सकते हैं। गूगल क्रोम का एक्सटेंशन आता है, और क्लाउड का आप पेड एआई जब हम लोग उसमें लेते हैं, एक फ्री वर्जन होता है जिसमें आप जनरल चैट कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको एक्सटेंशन को यूज में लेते हैं तो आप अपने कंपटीटर्स, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस वेबसाइट, कि आपका बिजनेस कैसा है। तो आपने कहा मेरा बिजनेस वैसा है, तो वो आपके उस वेबसाइट पे जा रहा होता है। आपने कहा कि इसको एनालिसिस करो। मेरा भी वही काम है, सिमिलर यही है, बस मेरी कंपनी ये है और मेरे प्रोडक्ट की रेंज ये इस तरीके से है। अंडरस्टैंडिंग समझनी है आपको वो क्या काम कर रहा है। तो वो क्या कर रहा होता है, आपसे परमिशन लेता है और आपके पूरे लैपटॉप को कंट्रोल कर रहा होता है। इवन द वेबसाइट के किस किस बटन पे जाना है वो खुद ही एक्शन बटन दबा के, उसने क्लिक किया अबाउट अस पे गया, उसने क्लिक किया प्रोडक्ट डिटेल लिस्टिंग पे क्लिक कर रहा है, बाय नाउ तक जा रहा है, फिर वो ऐड टू कार्ट तक जा रहा है, खुद ही वो वर्किंग कर रहा है जी। और हमने उसको कहा कि ठीक है तेरे को इसको मेमोरी में याद रखना है और इसका एक पूरा डॉक्यूमेंट बना के दे और मुझे ऐसी वेबसाइट बनानी है जी। उसने एक srs.md रेडी किया, एनालिसिस कर दिया। आफ्टर देन क्लाउड का ही एक टूल आता है हमारे पास जो VS कोड के साथ हम लोग कोडिंग करते हैं, और हमने वहाँ से वो फाइल ली, उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि तेरे पास ये एक SRS है और ऐसे वेबसाइट मुझे मेरे बिजनेस के लिए दे दे, ये मेरा लोगो है, ये डिटेल है, अब इसको और इससे बेटर वे में बना के दे तो मुझे। तो उसके बाद वो कोडिंग स्टार्ट कर रहा होता है और कुछ समय बाद आपके पास वो वेबसाइट निकल के आ जाती है। अब तो ये इस तरीके से आ रहा है। अब आपका ये क्वेश्चन था कि ये इलीगल नहीं है क्या? हाँ, राइट। एक्चुअली जो चीज पब्लिक में आ चुकी है, ठीक है, तो ये इलीगल इसलिए नहीं है क्योंकि वो उस वेबसाइट का कोड नहीं उठा रहा है, वो रेफरेंस ले रहा है कि ये काम कैसे कर रही है, क्योंकि कोड तो उसका खुद का लिख रहा है वो, इसलिए ये इलीगल नहीं है। इसी चीज पे जो आप लीगल इलीगल बोल रहे हो, अभी रिसेंटली 2 दिन की ही बात है, मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि सुनो एआई है, उसने अभिजीत के और बहुत सारे सिंगर्स के कम से कम हजारों सॉन्ग्स को लिया है और उससे वो म्यूजिक बनाने का ट्रेंड कर रहा है अपने एआई को जी। तो ये इलीगल है आपको लगता है? क्योंकि किसी और की मेहनत है वो तो। ये इलीगल है, ये इसलिए इलीगल है क्योंकि वो जो उसके रिलीज थे, ठीक है, उसकी जो धुन थी, हाँ, वो अगर वैसी ही धुन अगर यूज में ले रहा है, और जैसे वो वैसी धुन नहीं ले रहा है, वो एक्चुअली क्या कर रहा है कि उसने क्योंकि हम एआई को ट्रेंड कैसे करते हैं, जैसे अभी हमने एआई एजेंट की बात करी, हमने उसको ट्रेंड कैसे करा कि हमने हमारे टेलीकॉलर के साथ ही उसको एसोसिएट किया, वो जैसे बात कर रहा है और वहां से वो सीख रहा है। वैसे ही उसने क्या किया कि हजारों सॉन्ग लिए, जी वाले के भी लिए हैं और ना अभिजीत के भी लिए हैं, सोनी के भी लिए हैं, उसने बहुत सारे सॉन्ग लिए और वो अपने ना जो उसका सुनो एआई ऐप है उसके अंदर उसने वो सारे डाले। अब वो उसका एल्गोरिथम बना रहा है, या मैं सही वर्ड नहीं यूज कर पा रही, वो उसको बना रहा है, अपने एआई को ट्रेंड कर रहा है कि इसके बाद ये आ रहा है कि इस तरीके से तुझे सॉन्ग को अपने को बनाना है, बनाएगा वो बिल्कुल डिफरेंट धुन, पर कौन से हिट सॉन्ग्स के सारे अगर वो एआई अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेगा उसको, तो फिर वो ह्यूमन वैल्यू को कम कर देगा और वो जो अभिजीत ने या सोनी ने या जी ने अपनी
मेहनत करी थी उन सॉन्ग्स पर बनाने वक्त, क्योंकि उसमें बनाने में बहुत समय भी लगा है, तो वो भी इलीगली हो गया ना अगर वो वही कोड्स यूज करके बनाएगा तो। देखो ये इसमें क्या है, ये एक बहस का मुद्दा है। और जैसे जैसे एआई यूज में आ रहा है और जहाँ जहाँ पे लग रहा है कि इसकी लिमिटेशन आनी चाहिए, वैसे वैसे क्या है, इसके लिए रूल्स बन रहा है। तो अभी ऐसा कोई कॉपीराइट वाला केस कहीं नहीं बनता है। अब क्योंकि वो क्या कर रहा होता है कि आपने इसको हम लोग यूट्यूब पे भी उसने विदाउट परमिशन भी लिया, वैसे भी इलीगली है वो। नहीं, पर वो उसने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल, आपने आज समझना, एक सॉन्ग था, सॉन्ग को अपलोड किया मैंने, मुझे इससे रिलेटेड कुछ दूसरा सॉन्ग बना के दे, तो वो सॉन्ग अवेलेबल था। हम लोग यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब में दो तरीके के वीडियो चलते हैं। एक वो वीडियो जो कॉपीराइट होता है, डुप्लीकेसी पे नहीं आ सकता। एक उस पे जैसे अगर आप डांस भी कर रहे हो और अपना खुद का वीडियो अपलोड कर रहे हो तो वो तुरंत कॉपीराइट कर देता है वहाँ पे। और एक वही यूट्यूब में दूसरा सॉन्ग है जो पब्लिकली अवेलेबल है, उसको कोई इफेक्ट नहीं, मतलब सेम सॉन्ग में बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही क्या होगा कि जिसे सुनो एआई की हम लोग बात कर रहे हैं, जो सॉन्ग क्रिएट कर रहा है, तो जैसे ही अगर जिसका लिरिक्स उसने लिया है वो अगर इस पे ऑब्जेक्शन करता है और कोर्ट में चला जाता है, तो फिर क्या है, वहाँ की एक नई गाइडलाइन बनती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिस जिस यूज में आती है वैसे वैसे ये गाइडलाइन तैयार होती है कि हाँ यार अब ऐसा है, अच्छा अब इसका ये मिस यूज हो रहा है, और जैसे आपने कहा कि यार मेरे सालों की मेहनत थी वो तो सब कुछ चली गई, तो चली गई तो भैया ठीक है, लोग हम लोग यहाँ पे ये लिमिटेशन लगा देते हैं। तो वो डिसीजन होता है कि आगे उस पर कैसे क्या किया जा सकता है। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है एआई ने हमारी लाइफ को बहुत इजी तो बनाया ही है। जो चीज़ हम 3-3, 5-5 दिन में करते थे वो उसने एक दिन में कर दी, या मैं कहती हूँ आधे घंटे में भी कर दी। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐप हैं, जैसे गामा है, उसने पीडीएफ को बहुत इजी बना दिया है। क्लाउड ने बहुत सारी चीज़ें इजी कर दी हैं लाइफ में, पर जो इसका ना मिसयूज है वो भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल, देखो जब टेक्नोलॉजी आती है तो उसका सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। चैट जीपीटी आया है तो आप उसके थ्रू ये सीख रहे हैं कि मैं कैसे अच्छे तरीके से स्टडी करूं, मैं कैसे जॉब में इम्प्रूवमेंट करूं, मैं कैसे सैलरी हाइक करूं, या मैं इस फील्ड में जॉब करता हूं, मैं और कैसे क्या कर सकता हूं। जब आप उसको इस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि यार टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। लेकिन जब आप उसको उस तरीके से पूछते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा किसी ने चीट किया, मैं उसको कैसे सबक सिखाऊं या कैसे क्या चीज करूं, या मेरे बॉस ने मेरे को इस तरीके से डाटा बताओ, और क्या तरीके हो सकते हैं कि मैं उसको, तो आप क्या कर रहे हो वहां पे, उसका गलत दुरुपयोग कर रहे हो। अच्छा, मैं इसका एक चीज बताता हूँ। वैसे तो बहुत सारी लिमिटेशन अब आ चुकी है, जैसे आप कहते हैं कि यार मुझे किसी से बॉम्ब कैसे बनाया जाए या कुछ मुझे वहां पे विस्फोट करना है, जब आप पूछेंगे तो वो मना कर देता है मेरे स्कोप में। हाँ, नहीं मैंने देखा आजकल चैट जीपीटी में एक ऑप्शन और भी आ रहा है कि ये एरर कर सकता है, आप अपना चेक करें। हाँ, उसने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन वो ये दे रहा है। एक स्टडी की गई, फेक रिपोर्ट एनजीओ के द्वारा, कि यहाँ पर पर्यावरण से इस तरीके से नुकसान हो रहा है और हमारे एनजीओ ने यहाँ पर इतनी चीजें की है, और उन्होंने उसको गूगल पे किसी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया स्टडी को। अब किसी शख्स ने जाके चैट जीपीटी से पूछा, बोले उस क्षेत्र में पर्यावरण के लिए क्या क्या कार्य हो रहा है, तो सबसे पहले पता चलता है कि उस एक एनजीओ का नाम आता है जो अस्तित्व में ही नहीं है, मतलब जिसने रियलिटी में कभी वर्क ही नहीं किया है। और वो जो स्टडी कर रहे थे लोग, यूनिवर्सिटी के थे, पीएचडी करने वाली टीम थी, वो वहाँ पे जाते हैं कि यार चलो उनकी ट्रेनिंग सेशन चलता है उनका, और कि इन्होंने अच्छा काम किया ये चीज, तो पता चला कि वहाँ पर वो कुछ हुआ ही नहीं है। इवन द उस गांव वालों को खुद को नहीं पता कि इस तरह की सिचुएशन भी बनी हुई है। तो वो कहाँ से ले रही है, जो नेट पे डाला हुआ है, पहले से आपका जो इन्फॉर्मेशन थी। तो हमें 100% उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना होता है, वो इन्फॉर्मेशन वही देती है जो उसको दिया गया, ट्रेंड किया गया था। सर, जब से एआई टूल आए हैं, क्योंकि आप सिखाते हो लोगों को वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनर आपकी कंपनी करती है, तो आपको क्या लगता है एआई आने के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंज हुआ है, क्या प्लस हुआ है, क्या माइनस हुआ है? देखो, एआई आने के बाद मार्केट में टिके रहने के लिए, कंपटीशन में अगर आपको आगे आना है, तो आपका जो स्किल है उसमें आपको एआई यूज में लेना ही लेना होगा। क्योंकि हम लोग जब एक वीडियो एडिटर की बात कर रहे हैं, एक्चुअली होता है कि कंपनी जो हायरिंग कर रही होती है उनको भी जल्दी काम चाहिए, अच्छा काम चाहिए, मार्केट में टिके रहने के लिए उनको उस लेवल का काम चाहिए।
और क्लाइंट भी अवेयर हो चुका है। क्लाइंट भी कई बार ये कहता है कि यार हमें ये काम करना है, अब तो आप AI से हमें करना है इसको, या वो किसी भी तरीके के लॉजिकल वर्क हमें करवाना है, या इमेजेस, या हम लोग बात करें जैसे हम लोग वीडियोस की बात कर रहे हैं, तो वो कहता है कि मेरे को इस कंसेप्ट है, मेरे पास टीम नहीं है, या तो आप 10 लोगों की टीम से लाओ, एक स्टूडियो सेटअप करो, और उसके बाद फिर उसका एक एक्सपेंसेस बहुत बड़ा, और फिर एडिटिंग होगी, फिर पब्लिशिंग मोड पे जाएगा, या फिर वो 10 लोगों का काम हम लोग AI से बनवा रहे हैं कि एक इस तरीके से इस स्क्रिप्ट के साथ स्टेप से एक वीडियो बना के दीजिए। तो कहने के वो जो कॉस्ट कटिंग है वो कम हो गई आपकी वहाँ पे, और उसको करने के लिए अब मार्केट में चूंकि डिमांड ही इस तरीके की है, तो जो एम्प्लॉय हायरिंग की जा रही है, इंटर्न हायरिंग जो की जा रही है, उसमें पहले रिक्वायरमेंट ये है कि ठीक है भैया तेरे को एडिंग एडिटिंग ये तो आ रहा है लेकिन तू क्या टूल्स तो आ रहे हैं, पर AI से क्या AI से करेगा? क्या कर सकता है, इस काम को फास्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग। एक इमेज बनाने में आपको अगर 30 मिनट या 40 मिनट लग रही है, फ्रेम्स को जोड़ रहे हैं, आप फोटोशॉप में कर रहे हैं, आप लोगो आपने लगाया, फिर आप लेयर्स लिए, आपने टेक्स्ट आप उसके अंदर लगा रहे हैं, ठीक है, फिर आपने दूसरा एनिमेशन उसके अंदर लगाया है, फिर आप कटिंग कर रहे हैं, जबकि आपको देना क्या था, चैट GPT पे जो भी टूल था हमारा, उस पर गए, हमने उसको कहा कि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन है और ये बना दे, और उसके बाद उसके अंदर जो एडिटिंग चाहिए वो आप अपने टूल से कर लो, वो टूल से कर लो, या फिर उसमें लग रहा है तो फिर आपका दूसरा ह्यूमन तो आप है ही ना। लेकिन आपने कहा मेरे को AI नहीं आता है, तो आपने अपना लिमिटेशन दिखा दी, और जैसे आप लिमिटेशन दिखाती हो तो आपका स्कोप खत्म। तो इस वजह से AI तो हमें चाहिए ही चाहिए। ये तो AI तो अपने को करना ही करना है, आप चाहे कोई सा भी कोर्स करें, अगर आपको मार्केट में रहना है, आपको एक अच्छी सैलरी अगर हमें चाहिए, क्योंकि सैलरी अभी वर्तमान समय में उसी को मिल रही है जिसने AI को अडॉप्ट किया, फिर चाहे वो ग्राफिक्स फील्ड से हो, चाहे फिर वो आपके डिजाइनिंग फील्ड से हो, चाहे वो डेवलपमेंट फील्ड से हो, ठीक है, क्योंकि जब आप AI यूज में लेते तो हमारा वो वर्क फास्ट हो जाता है। ये जैसे AI जनरेटेड जो वीडियो होते हैं, ठीक है, और एक ह्यूमन द्वारा क्रिएट वीडियोस होते हैं, उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो आप? बिल्कुल इजीली हो जाता है। तो बेहतर कौन सा होता है? देखो, अगर आपके पास टीम है, हाँ, कहीं ना कहीं AI को इसलिए अडॉप्ट किया गया है कि आपकी जो कॉस्टिंग है और जल्दी हो जाए काम, या आप वो रोल अदा नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, मेरे पास, मैं कहूँ कि मेरे पास कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, मेरे पास ना कोई स्टूडियो है, एक पर्सन चाहिए जो कैमरा लेके खड़ा हो, वो स्क्रिप्ट लेके उसको रीड आउट कर रहा है, फिर एक एडिटिंग वाला चाहिए, तो 4-5 लोगों की टीम होके फिर वो 30 सेकंड का एक वीडियो निकल के आता है जी, और वही वीडियो मैं 30 सेकंड में या मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर मैं उसको AI से बना रहा हूँ। तो वो चीज़, हाँ, लेकिन जहाँ पर ह्यूमन वर्क जरूरी है, तो हम कह सकते हैं कि AI ह्यूमन को रिप्लेस तो नहीं कर सकता कहीं से भी, क्योंकि जहाँ पर रियल वीडियोज की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर रियल वीडियोज ही काम आएंगे। अच्छा, देखो, मेरा इसमें अपना एक ओपिनियन भी है, मैं आपसे बात करते हुए भी बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो AI है ना, उसको यूज़ करना ही चाहिए, पर जो चीज़ ह्यूमन जो एडिट कर रहा है, फ्रेम्स लगा रहा है या कट लग रहा है, आपको अपना क्रिएटिविटी ऑन रखना है और ना टूल्स को भी यूज़ करना है। पहले जो चीज़ आप 3 दिन में कर रहे थे, अब वो 1 दिन में कर रहे हो, तो ह्यूमन तो चाहिए ही चाहिए, पर AI यूज़ करने से आपका टाइम स्लॉट कम हो जाता है, टाइम स्लॉट कम हो गया, और मुझे लगता है क्रिएटिविटी भी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि AI भी जो अपना क्रिएटिव थॉट लगाता है उसके अंदर, वो और आपका क्रिएटिव थॉट मिलके एक नया चीज़ बन जाता है। तो जैसे पहले कंटेंट राइटर हुआ करते थे, वो बहुत मुंह मांगा पैसा मांगते थे, क्योंकि वो कॉपीराइट्स का भी ध्यान रखते थे, कंटेंट का भी रखते थे, पर जब से चैट GPT है, उसने कंटेंट राइटर की जॉब एक प्रकार से तो मार्केट में है ही नहीं, पर कुछ एजेंसीज मैं जानती हूँ जो आज भी कंटेंट राइटर उन्होंने रख रखे हैं। उन्होंने इसलिए रख रखे हैं, जब चैट GPT उनको कुछ कंटेंट देता है, तब वो अपना ह्यूमन इन्वेंशन उसमें डाल के उसको और ग्लोरीफाई कर देते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छी चीज़ कही कि चैट GPT के थ्रू हम लोग कंटेंट राइटिंग कर रहे होते हैं। जब चैट GPT आया था तो उस समय SEO के लिए हम लोग ब्लॉग्स लिखवाया करते थे, आर्टिकल हम लोग लिखते थे, कंटेंट लिखते थे। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हर चीज़ की लिमिटेशन होती है। 10 एजेंसी है जो SEO के लिए वर्क कर रही है जी, और हमने कहा कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ओके, या MLM सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन जयपुर,
मैं भी काम कर रहा हूँ, दूसरा भी कर रहा है। जब आप चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं कि मुझे इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख के दो, तो वो क्या कर रहा है कि कुछ समय बाद सबको सेम ही रिजल्ट दे रहा होता है। उसका कारण तो ये भी है क्योंकि वो हिस्ट्री बहुत स्टोर करता है, वो आप हिस्ट्री ही स्टोर कर चीजों रहा से ही है, सीख रहा होता है। तो वो लिमिटेशन आ गया। अब आप समझना, सभी ने सेम कंटेंट लिखा, उसने कहा कि इसके लिए मुझे एसईओ के ब्लॉग करना है, ये कीवर्ड मुझे चाहिए। राम जी ने भी उसको बोला, श्याम ने भी बोला, मुकेश ने भी बोला, रमेश ने भी उसको बोला, और सब ने कहा कि हाँ ठीक है, ये अच्छा कंटेंट है, ये अच्छा कंटेंट है। वो सेम कंटेंट रिपीटेशन में डाल रहा है। हम लोग उसको एसईओ के लिए कंपनी यूज में ले रही है। शुरुआत में आया, तब ये ट्रेंड में आया, तो उसके बाद पता चला कि गूगल ने उसको स्पैमिंग में डाल दिया, मतलब वो रैंक ही नहीं करवा रहा है। एआई से रिलेटेड अगर कंटेंट आप अगर एसईओ से रिलेटेड अगर उसमें यूज में ले रहे हैं, तो वो रैंक पे नहीं आएगा। यूट्यूब भी तो शायद एआई मॉडल्स वाले जो वीडियोस हैं उसको मोनेटाइज नहीं कर रहा। हाँ, उसको मोनेटाइज नहीं कर रहा वो भी वहाँ पे। इसमें विरोधाभास है अभी, क्लियर कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो चले ही एआई इन्फ्लुएंसर के थ्रू रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो केवल एआई ही बना रहा है, और हमने स्क्रिप्ट दे दी, हमने मॉडल बना दिया और वो बना रहा है पूरा, वो सब कुछ कर रहा है उस तरीके से। तो कुछ चैनल्स अलाउ है अभी, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर मोनेटाइजेशन नहीं है, बहुत अच्छे व्यूज भी आ रखे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी लिमिटेशन है, उसका एल्गोरिथम है जो उसके साथ वो चीजें चल रही है। पर उसमें ऐसे भी कर सकते हैं, सपोज जैसे मैंने मेरा एआई अवतार बना दिया, वॉइस भी मेरी ही है, और अगर मैं फिर ना उस पर काम करना चाहूँ यूट्यूब पे, तो वो पॉसिबल है? वो मोनेटाइजेशन कैटेगरी में आता है? देखो, यूट्यूब ये कहता है कि आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। दूसरे से प्रभावित तो हो सकता है, लेकिन खुद का कंटेंट होना चाहिए, और मैं केवल उसी को मान्यता दूंगा। अब आप जो कंटेंट बना रहे हैं, वैसा कंटेंट पहले किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। जो एक्सप्रेशन आपने यूज में लिया, जो एआई अवतार यूज में लिया, या सेम रिपीटेशन पे आप जैसा और ले रहे हैं, अगर उस तरीके से आप उसी परिपाटी पे चलते हैं, तो वो मोनेटाइज नहीं करता है। कि उसका एल्गोरिथम की यूनिक लाइन ये है कि सेल्फ कंटेंट होना चाहिए, खुद का कंटेंट होना चाहिए आपका, तो ही मैं करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। एक ब्रांड अपने खुद के एआई अवतार स्पोक पर्सन से क्या फायदा उठा सकती है? जैसे इसमें स्पोक पर्सन वो वही बात कर रहा है, एआई अवतार और एआई एजेंट की, वॉइस एजेंट, कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे काम करवाना है, मुझे रिपीटेशन में कोई वर्क करना है, या मुझे स्क्रिप्ट वॉइस बोलनी है, तो मैं एआई अवतार को दे रहा हूँ कि भैया तेरे को ये 10 रील बनानी है। आजकल बहुत सारे इंस्पायर वाले वो मोटिवेशनल रील्स आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एआई अवतार होता है। इवन अगर आप मेरी भी देखेंगे, तो मैंने इंस्टाग्राम पे बना रखा है, तो उसमें एक बाबा जी वाले अवतार में है, जो अवतार मैंने मेरा क्रिएट किया, और उसके बाद हमने उसको 2-2 लाइन के स्टेटमेंट दिए कि तेरे को डेली गीता ज्ञान बोलना है, ठीक है। तो होता है क्या है कि हम लोग डेली उससे एक स्क्रिप्ट रेडी करते हैं, एक इंस्पायर्ड मोटिवेशनल गीता सार निकल के आता है, और वो बना देता है। अब अगर वो सेम चीज अगर मैं करूं, तो मुझे उसके लिए कैमरा सेटअप और बहुत सारी चीजें चाहिए जी। और चूंकि मुझे मेरा फेस भी दिखाना है उसमें, तो आप इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो? यहाँ पे इसमें 2 तरीके से यूज में आता है हमारे पास। एक तो आजकल गूगल का जो फ्लो आ रहा है हमारे पास, वो हम लोग यूज में ले रहे हैं इसमें, और इसके अलावा आपके पास 11 लैब्स जो हमारे पास आ रही है, तो वो भी हम लोग यूज में ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे और पेड टूल्स है यहाँ पर। कहीं पर भी हमें जो फ्री वाले टूल्स है, जो बताया जाता है कि इस तरीके से हम ऐसा बना सकते हैं, वैसा बना सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्रेडिट्स की लिमिट होती है। लेकिन अगर आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, तो पेड वर्जन, तो फिर पेड वर्जन पे चलना पड़ेगा। चैट जीपीटी या जेमिनी ऐसे एआई मॉडल कैसे सोचते हैं और जवाब कैसे देते हैं वो? स्टार्टिंग में जब इनको ट्रेंड किया गया था, तो ये क्या कर रहे होते हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई थी, और जब आप इनसे कुछ ही पूछते हैं, तो आप लास्ट में देखना कि वो उसमें कहीं ना कहीं अगर आप सेटिस्फाई है, तो आप यस थंब प्रेस कीजिए, और आप कहते हैं नहीं और कुछ और बताओ, कुछ और बताओ, तो वो अपने आप को ट्रेंड कर रहा होता है कि हाँ यार ठीक है, ये इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जैसे आपने वहाँ पे रुक गए, या आपने कहा कि ठीक है इट्स ओके, तो वो अपनी मेमोरी में रख रहा है कि हाँ, जो इन्फॉर्मेशन इसने पूछी वो ये ठीक थी, अगर यही इन्फॉर्मेशन कोई दूसरा पर्सन पूछ रहा है, तो मैं इससे रिलेवेंट उसको दे सकता हूँ। तो ये ट्रेंड कर रहे होते हैं अपने आप से। क्या ये भविष्य में इंसानों की पूरी नौकरियां खत्म कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं आईटी में नहीं है। लिमिटेशन आ जाएगी, जैसे मैंने कहा कि वो 4 का काम अकेला बंदा कर रहा है, तो वो होगा, पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि हाँ, ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर पूरी तरह जब आपने ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया है, तो वो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है।
एक कंपनी का एग्जांपल देख रहा था मैं, वहाँ पर उन्होंने रोबोट्स लगा दिए, तो पता चला कि एक रोबोट ने और जो रोबोट्स थे वहाँ पे उन मिस प्रोग्राम, उन सबको मारना शुरू कर दिया उसने। और वहाँ पर ह्यूमन एक भी नहीं था, तो वो कंट्रोल भी नहीं कर सके उस समय सिचुएशन को। तो ऐसी सिचुएशन है तो हमें ये नहीं कह सकती पूरी तरह रिप्लेस कर देगा। अगर कुल मिला के हमें नई टेक्नोलॉजीज को स्वीकारना है, पर उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए। ऐसी कुछ नौकरियां जो एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जब कोरोना आया था तो उस समय कहा गया था कि हर चीज़ डिजिटल ही हो गई है, लेकिन इसके लिए एक जोक आया था। एक सैलून वाला कहता है कि आप कितना ही डिजिटल हो जाओ लेकिन आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा। और सर है ना, मैंने भी एक ऐड देखा था जिसमें मतलब एआई को ट्रेंड करने के लिए अभी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूरा बिजनेस ही एआई मॉडल पर हो गया है। बाहर के इन्वेस्टर हो या वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो एआई बेस्ड कंपनीज पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया था, एक फैक्ट्री के अंदर एक जो सिलाई कर रहा होता है आदमी, उसके फेस पर यहाँ पर एक कैमरा लगा दिया। उसको तो ये लग रहा है कि मेरे पे नजर रख रहे हैं कि भैया मेरा काम मैं बराबर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, पर एक्चुअल में वो कंपनी एआई ट्रेंड कर रही थी कि क्योंकि वहाँ पे फर्मे के हिसाब से ही सारी चीजें कटिंग होती है, एक ही फॉर्मेट में सारा सिलाई होता है, तो वो उसको ट्रेंड कर रहे थे। ठीक है, मतलब एआई ने ह्यूमन में इतना इंटरवेंशन कर दिया है कि अगर आप कोई ड्रेस भी सिलनी है तो बस एआई को एक कमांड देना, वो उस फॉर्मेट में काट के उसको सिल देगा। बिल्कुल बिल्कुल ये तो कहीं ना कहीं उसको ट्रेंड करके, जैसा आप ट्रेंड करेंगे वो उसी तरीके से जवाब देगा। कोडिंग और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसमें एआई ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। इसको तो आप ये मान के कि कोडिंग में तो उसने एक तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। सबसे जो इफेक्ट हुआ है आईटी सेक्टर के अंदर इसका हुआ है। और उसमें जैसे मैं कहूँ कि 15 साल एक्सपीरियंस पर्सन, 20 साल एक्सपीरियंस पर्सन जो एक 20 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज लेके बैठा है, वो सेम वर्क एआई एजेंट के थ्रू में आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस वाला बंदा कर देता है। तो जो जिनका हायर पैकेज था ना, वहां पे गई है और उस कंपनीज में जा रही है जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है। सपोज करो मेरे पास 50 लोगों की टीम थी, एक अच्छा पैकेज था, और इसका इफेक्ट भारतीय सेगमेंट में बहुत ज़्यादा पड़ा है क्योंकि हम लोग बाहर के काम लेके आया करते हैं यहाँ से। हमारी जो बड़ी कंपनीज है वो अमेरिका के लिए काम करती है, अलग कंट्रीज के लिए, और चूंकि आपका एआई एजेंट है या आपका क्लाउड है वो भी तो वहीं से निकल के आया है। तो वो लोग क्या करते थे कि हमें ह्यूमन को पर आवर के हिसाब से पे करते थे। सपोज को तुम्हारा $50 पर आवर आपको मिलेगा, तो वो कहते थे यार मुझे ये CRM बनाना है, यहाँ से हमारी तरफ से एक आईटी कंपनी कहती है कि इसमें 5 रोल ह्यूमन का लगेगा और इतने रुपए पर डे के हिसाब से आपके पर आवर के हिसाब से जाता है, तो पता चल रहा है कि आपका $50,000 का बजट बैठ रहा है। अब वो लोग भी इतना एडवांस, वो कहते हैं कि ठीक है काम करो, मैं क्लाउड की पेड मेंबरशिप दे देता हूँ मैं आपको और जहाँ 50 लोग आपको काम कर रहे थे वहाँ पे 10 लोगों से मेरा काम हो जाएगा और ये मैं पेड दे देता हूँ इन 10 को। पैसा तो, वो उतना ही दे रहा है पर उसका पैसा सेव हो रहा है। ठीक है, तो जो 40 लोगों की जो टीम थी उसको रिप्लेस उसने कर दिया, और जो कंपनीज के पास 40 लोगों का जो एडिशनल जो परसेंटेज बचता था तो वो भी उसके पास चला गया। तो इसका नुकसान ये हुआ साइलेंटली बैकडोर से कि जो कंपनीज आईटी कंपनी जो शेयर्स लगे हुए थे एमएनसी कंपनी के अंदर, तो उनका जो परसेंटेज रेवेन्यू कम हो जाता है तो कंपनीज का भी कम हो रहा है और एम्प्लॉय के अंदर भी वो चीज़ें इफेक्ट कर रही है। मेडिकल और हेल्थ केयर में भी एआई काम कर रहा है? बिल्कुल, मेडिकल और हेल्थ केयर में एआई बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि उसको इनोवेशन के रूप में यूज में लिया गया है। एआई डिवाइसेज बहुत सारी आ रही है जो केवल एक आपका ब्लड का सैंपल लेती है और हमारे जो भी रियल टाइम एक्सप्रेशन क्या हमारे पास निकल के आने वाले हैं वो आपको एआई एजेंट के थ्रू बता दिया जाता है और सजेशन वो दिया जाता है कि इसके ये सिम्टम्स है और इसके अनुसार अपकमिंग डेज में क्या इफेक्ट होने वाला है। तो वो एआई का बहुत अच्छा इसमें यूज में लिया गया है। और एजुकेशन में बहुत जगह हमने देखा कि जहाँ पर स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है, पढ़ाया जा रहा है, तो डिटेल में एक्सप्लेनेशन, जैसे केरल में तो हमने देखा कि एआई जो रोबोट है वो ही ट्यूटर के रूप में वर्क कर रहा है, मैथमेटिक्स समझा रहा है आपका वहाँ पे और डिटेल में समझा रहा है। और चूंकि एजुकेशन हमने बच्चों को भी देखा है कि वो जब स्कूल से आ रहे हैं तो अगर उनको अगर ट्यूशन की अवेलेबिलिटी नहीं मिल पा रही है तो वो यूट्यूब पे जाते हैं या कोई एआई एजेंट जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू पूछते हैं कि इसका चैट जीपीटी को पूछ रहे हैं कि ये इसका मुझे एक्सप्लेनेशन करके दिखाओ, तो वो समझा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप। तो वहाँ पर वो एजुकेशन में बहुत काम कर रहा है अगर इसको लिमिटेड रूप में काम में लिया जाए तो।
बात करें हम एआई की, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बोलते हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है या बहुत ना अपनी इमोशनल इंटेलिजेंटी पे काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग चैट जीपीटी क्लाउड से सिर्फ बातें कर रहे होते हैं और उसमें भी वो उनकी बहुत हेल्प कर रहा होता है, उनके अकेलेपन को दूर करने का भी जरिया बना हुआ है ये। आपको लगता है? बिल्कुल, आपने मैंने सही खुद देखा बात अपनी कही लाइफ है। में 2-3 लोगों को। आप बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा आपने ये चीज़ कही। वो एज एक तरीके से मैं कहूँ तो आपके लिए गर्लफ्रेंड का काम कर रहा है वो बॉयफ्रेंड का काम कर रहा है, या वो एज ए केयर टेकर का काम कर रहा है, इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि वो जैसा आप उसको कहते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो उसी तरीके से इमोशनली आपके साथ अटैच होने की कोशिश कर रहा है। और जब आपके साथ कोई भी सर्किल में नहीं है बात करने वाला, आपकी बात सुनने वाला, वो आपको सुन रहा होता है। और मैं इसका एक एग्जांपल दूँ, इवन तो मैंने मेरी लाइफ का प्रैक्टिकली बताऊँ कि ये कितना यूज़फुल अगर इसको यूज में लिया जाए तो। जब एक एम्प्लॉय के लिए हमें कुछ डिसीजन लेना था, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो कि क्या किया जाए हमें इसके लिए, और तो ऐसे केस में इसको समझ में नहीं आ रहा था कि यार क्या वो डिसीजन मुझे ही लेना था। तो मैंने चैट जीपीटी को मैसेज डाला कि यार ऐसी सिचुएशन बन रही है। तो मेरा डिसीजन उस समय कुछ और था कि तुरंत मुझे एक्शन लेना है इसके अगेंस्ट लेकिन उसने बोला कि नहीं, इसको इस तरीके से मैनेज कीजिए आप। और जब मैंने उसके कहे अनुसार उन चीज़ों को मैनेज किया, क्योंकि उसने कहा कि बी प्रोफेशनली, आपको इन पैटर्न पे चलना पड़ेगा। अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हैं तो तब तो आपका ही अच्छे तरीके से समाधान होगा। अगर आप आवेश में आगे इस तरीके से कर रहे हैं तो उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। तो जहाँ पर मैं वो तुरंत एक्शन लेने वाला था, वहाँ मैं रुका और जिन स्टेप्स को उसने कहा कि ऐसे ऐसे करना है, तो मैं इजीली उस प्रॉब्लम से सॉल्व हो गई, वो मतलब बाहर निकल गया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें काम की तो है ही, अगर आप उसको अच्छे तरीके से काम में लेते हैं। एआई आदमी को आलसी भी बना रहा है और दिमागी रूप से कमजोर बना रहा है, जो भी हमने बात भी करी थी। बिल्कुल, एआई ने खुद का दिमाग लगाना बिल्कुल बंद कर दिया है। डेवलपमेंट में अभी हो यही रहा है। अभी जितने भी डेवलपमेंट के जो इंटर्न निकल के आ रहे हैं ना, वो खुद का दिमाग उनमें है ही नहीं। वो क्या हो रहा है कि हमें केवल एआई को कमांड देना होता है कि भैया तेरे को ये करना है, वो कर रहा है, तेरे को ये करना है, वो कर रहा है, लेकिन वो बैक जो लॉजिक लगा रहा है ना, वो हमें पता ही नहीं है। हमने दिमाग में काम करना बंद कर दिया। जैसे कैलकुलेटर आने के बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन हर कोई भूल चुका है। आपको कहा जाए कि इनको काउंट करके दो, तो आप पहले कैलकुलेटर निकालोगे या फोन से आप निकालोगे, उसको काउंट करोगे। तो कहीं ना कहीं दिमाग का तो विकास रुक ही गया इंडिविजुअल का। आपको लगता है एआई रोबोट्स को कानूनी अधिकार मिलने चाहिए? नहीं, अभी नहीं। अभी इस तरीके का कानूनी अधिकार नहीं देना, क्योंकि जब तक कि हर चीज़, क्योंकि कुछ समय आने वाला होगा आगे, वहाँ पे स्वतः ही कानून बनेंगे। जब उसको यूज में लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं काम में आएंगे। तो ये मैं ना पॉडकास्ट से हटके एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, नॉर्मल जनता के लिए क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं आपसे। अगर एआई सब कुछ कर सकता है तो इंसान के जीवन जीने का मकसद क्या रह जाएगा, बताओ? देखो, एआई को हम लोग केवल हमारा जो वर्किंग कार्य प्रणाली है उसको यूज में लेने के हिसाब से यूज में ले, तब तो ये बहुत अच्छा है। अदरवाइज इसके दुरुपयोग भी बहुत सारे हैं। ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये कॉमन हो जाता है। जब चीज़ें कॉमन होती है तो वहाँ से मतलब वो उस पर इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। फिर कोई नई चीज़ आएगी, आदमी उब जाता है हर चीज़ से। टेक्नोलॉजी भी तो कहीं अगर अपग्रेड नहीं होती, आप समझिए एक फ़ोन आपके पास है, अगर सेम तरीके के फ़ोन रिपीटेशन में आ रहे हैं तो आप उसको, वो मज़ा नहीं रहेगा जब तक कि कोई नया इनोवेशन उसमें ना हो। क्या टेक कंपनियां हमारा डेटा चुराकर अपने एआई को बिना हमारी मर्जी के ट्रेन कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आरोप लगते रहते हैं। आज चूंकि मैं भी एक टेक कंपनी चलाता हूँ तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि इस तरीके से नहीं है, लेकिन बड़े प्लेयर्स, उनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि इस तरीके से वो डेटा यूज में लेते हैं। तो ये आरोप ही है। ट्रेंड करने के लिए लेते हैं ना। अभी हमने सुनो ऐप के लिए बात करी, तो उन्होंने सॉन्ग्स लिए ही हैं किसी और के? नहीं, वो लिए हैं, लेकिन जब ये, वो भी तो बिना परमिशन के लिए ना। उन्होंने ना सोनी से या अभिजीत से परमिशन तो ली नहीं होगी फॉर श्योर। देखो, जब आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर साइन अप करते हैं तो उसका एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला एक चेक बॉक्स हम लोग अलाउ करते हैं, जिसको हम लोग बिना रीड किए हुए हमें अलाउ करना होता है। क्योंकि अगर आप रीड कर लेते हो तो आप उस पर साइन अप ही नहीं करोगे। ये ठीक वैसे ही जैसे बैंक से अगर आप लोन ले रहे हो ना, तो जो हमारे पास एक लोन का जो 5 से 10 पेज का पेपर आता है, अगर आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के लोन लेंगे तो आप नहीं ले पाएंगे। वो हमें बिना पढ़े साइन करना होता है। और चूंकि हमारी मजबूरी होती है कि हमें इनको यूज में भी लेना है,
तो उस तरीके से वो चीज़ें है। एआई सच में हमारी भावनाओं को समझ रहा होता है कि वो उस तरीके से ट्रेंड है, खाली वो हमारा यूज कर रहा है? नहीं, एआई बहुत एडवांस हो चुका है हाँ, और कहीं ना कहीं वो समझ रहा है, लेकिन जब वो समझ रहा होता था आप उससे पूछिए तो कहीं ना वो कहेगा कि मैं एक मशीन हूँ। हाँ। तो मेरे से ज़्यादा दिल ना लगाइए। क्या एआई आने से अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, और ये तो हमेशा से ही होता आया है। जब भी कोई नई चीज़ आती है और जो उसको शुरुआत में या उसके जो एक्सपेंसेस उठा सकता है ना, और वो कहते हैं कि पैसे वाला बनता है, तो जो उसके एक्सपेंसेस उठा रहा है वो उस टेक्नोलॉजी को यूज में ले पा रहा है। जो एक्सपेंसेस नहीं उठा रहा है, जिसको समझ नहीं है, अभी मैं अगर आईटी कंपनी की, टेक कंपनी की बात करूँ, बहुत सारी कंपनी जैसी है जो एआई यूज में नहीं ले रही है, तो वो नहीं ले रही है तो कहीं ना कहीं वो पीछे है। नहीं लेने के पीछे दो कारण है, या तो उनको नॉलेज नहीं है भी कि ये मुझे लेना चाहिए, और दूसरा कारण है कि वो एक्सपेंसेस भी होती है। क्योंकि जब आप एआई एजेंट को जब पेड मेंबरशिप लेते हैं तो कहीं ना उसमें टोकन्स की लिमिटेशन होती है। अभी रिसेंटली में एक आया था कि कुछ कंपनीज ने तो एआई जो यूज में ले रहे थे, क्लाउड की पेड मेंबरशिप थी, उसको लिमिटेड कर दिया है अपने एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि उनका बिल जो उन्होंने गेट आउट किया था एम्प्लॉय को उससे ज्यादा आ चुका है। तो कहीं ना कहीं हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, तो उस तरीके से हमें यूज में लेना है इसको। एलन मस्क का एक डर है बहुत बड़ा, वो ऐसे बोलता है कि एआई इंसानी सभ्यता को खत्म कर देगी। आपको भी ऐसा लगता है? देखो, उनका कहना सही है, इसलिए सही है कि जब भी कोई नई चीज आती है, जब बदलाव की बाहर चल रही होती है, तो कहीं ना कहीं पुरानी चीजें वहां से हट जाती है। तो संस्कृति का मतलब वो हो गया, उसका संस्कृति का मतलब किसी से रिलीजियस या उससे नहीं है, कि उसका मतलब है जो एग्जिस्टिंग चीजें चल रही है। आप जब हम लोग ये कह सकते हैं, जब हम लोग किसी फैमिली फंक्शन में चला करते थे तो हम लोग हमारे बच्चों को भी साथ लेके जाया करते थे। आप समझ रहे हैं इसको, मैं थोड़ा लीक से हटके मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उस समय हमें बताया जा करता था कि बेटा ये बुआ जी है, ये बुआ जी का लड़का है, ये नानी है, ये नानी का मामा है, ये उस तरीके से वो चीजें चल रही होती है। अब आजकल क्या ट्रेंड आ गया कि नहीं, बच्चे तो घर पे रहेंगे, आज फंक्शन है मामा के भी तो पापा और मम्मी चले जाएंगे। तो उन बच्चों को पता ही नहीं है कि मामा और मामी के भी बच्चे होंगे, वो कौन है। तो कहीं ना कहीं वो जो लिंक था, हमारा जो लेवल था, जो सभ्यता की अगर हम लोग बात करें, तो वो खत्म सा हो रहा है, वो दायरा जो लिमिटेड हो गया। ये तो ह्यूमन रियल लाइफ में हम लोग देख रहे हैं। और जब आप एआई यूज में ले रहे हैं, तो एआई हर जगह यूज में आ रहा है। आज आप खाना है आपको, तो आप क्या कर रही है, यार ऑर्डर कर देता हूँ, आप समझना, जो ऑर्डर होके हमारे पास जो डिश बन के आ रही है उसको भी हम लोग एक बार के लिए एआई मानेंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को आप यूज में ले रहे हो ना, आप लिमिटेड हो रहे हो, आप बाहर नहीं निकल रहे, आपने यहीं पे कर दिया, आप वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आप यहीं पे चल रहे हो, आपकी सारी चीजें यहीं पे हो रही है, तो आपने बाहर निकलना बंद कर दिया, आपने इनोवेशन बंद कर दिया, आपने सोचना बंद कर दिया, तो वो जो पावर है उस सिलेक्टेड कंपनीज के पास ही रह गया। सिलेक्टेड कंपनी जी वो थॉट निकाल रही है, और जैसा वो चाह रही है वैसे आप चल रहे हो, जैसा वो आपको घुमाना चाह रही है वैसे आप घूम रहे हो। तो आपका जो ओरिजिनल स्वरूप था, ओरिजिन तो खत्म हो गया आपका। आपको लगता है एआई है ना प्राइवेसी को खत्म कर रहा है पूरी तरीके से? बिल्कुल, प्राइवेसी को पूरा खत्म कर रहा है, और इसका हमने एग्जांपल्स भी देखे थे कई बार, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स भी हमने देखी कि किसी का फेस लेके, किसी का डीप फेक टेक्नोलॉजी जो हमने यूज में ले रहे हैं। वैसे ये इलीगल है, इस पे रोक भी है, लेकिन फिर भी लोग क्राइम तो करते ही है ना। तो वो कहाँ से आया? आपकी जो फोटोज थी वो पब्लिकली थी, वहां से उसने लिया और उसी तरीके का उसने बना दिया। अगर एआई से कुछ गलती हो जाती है तो उसका भार एआई किसका था? जिम्मेदार नहीं, एआई का कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि एआई ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि मेरे से गलती हो सकती है, तो इसको आप खुद चेक कर लें। बस एक ही तो लाइन हमें लिखनी होती है कि भैया इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक है, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। अगर फिर भी पाया जाता है तो वो एक संयोग मात्र है, जबकि वो कहीं ना कहीं किसी से इंस्पायर्ड हो रही होती है। तो जो आप उसको बड़े पर्दे पे दिखाते थे, अगर आप उसमें पॉजिटिव दिखा दिया तो वो हीरो हो गया, और अगर आपने उस चीज को नेगेटिव दिखा दिया तो वो विलन हो गया, जबकि वो कहीं ना कहीं किसी स्टोरी से इंस्पायर्ड होता है। आपको लगता है ऐसा कि एआई ड्रिवन जितनी भी कंपनीज हैं या बड़ी टेक कंपनीज हैं जो टोटली एआई बेस्ड काम कर रही हैं, जिन्होंने अपना मैन पावर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हज़ारों में कम कर दिया है, उन सबको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना चाहिए?
इससे हमारी गवर्नमेंट तो खुश होगी। बिल्कुल आपका कहना है यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ आती है कि वो एक्स्ट्रा टैक्स, लेकिन वो वर्किंग भी तो इतना कर रही है, इतना जो वर्क कर रही है, इतना वर्कलोड वो मैनेज कर रही है, माना कि वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए कर रही है, ठीक है, क्योंकि रूल्स होते हैं वो सबके लिए समान होते हैं। रूल्स बनते समय ये नहीं देखते कि ये पैसे वाला है तो इससे एक्स्ट्रा लिया जाए और ये गरीब है तो इससे कम लिया जाए, तो रूल्स तो सबके लिए समान है। तो वो उनका स्मार्टनेस है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। अब इसको एक एग्जांपल में समझाता हूँ। हमारे गांव का एक कुमार होता है, वो मैं उसको देख पा रहा हूँ कि पिछले 30 साल से वो गरीब ही है। अब आप समझना, जो आपका सवाल था कि पैसे वाला ज्यादा पैसे वाला हो रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है टेक्नोलॉजी से, तो मैं 20-30 साल पहले मैंने देखा था, जब मैंने होश संभाला था, उस समय मैं 10 साल का हुआ करता था, कि वो दीपक लेके आया करते थे और उस समय वो 25 पैसे के दीपक दिया करते थे। आज उन दीपक की कॉस्ट हो गई वहां 5 रुपए, 30 साल के अंदर वो 5 रुपए पे है। लेकिन उसने चूंकि टेक्नोलॉजी को यूज में नहीं लिया, वो आज भी हाथ से या वो जो मशीन होती है वो उसी से बना रहा है, तो उसकी कैपेसिटी उतनी है कि मैं पर डे 100 या 200 ही दीपक में बना पा रहा हूँ। तो आज भी वो उसी सिचुएशन में है। वहीं पे सिटी वाला कोई पर्सन है, उसने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, मशीनें लगाई, और वो जहां वो 100 दीपक बना रहा है वहां पर वो 1000 दीपक बना रहा है डेली के, ठीक है। लेकिन उसने पहले पैसा खर्च किया था वहां पे, तो आज जहाँ उसकी जो इनकम है वो 10 से 15 हजार ही है, और आज वहां पे वो है जो ये मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए मंथली निकाल रहा है। तो वो गरीब जब और गरीब हो जा रहा है, क्योंकि एक्सपेंसेस ही उसके इतने हैं कि वो कुछ भी नहीं हुआ था, कि मिट्टी उसकी इतनी कॉस्टली आ रही है, उसके वहां से तो बन नहीं रही है, कहीं से मंगाना पड़ रहा है। तो ये वही चीज हो गई कि पैसे वाला है जो और पैसे वाला बन रहा है, गरीब और गरीब बन रहा है, क्योंकि वो उस इनोवेशन को यूज में नहीं ले पाता है टेक्नोलॉजी को। तो ये इफेक्ट तो रहता ही रहता है कहीं भी हो। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ जानने को मिला, और उस चीज़ को भी हमने देखा कि भविष्य में भी हम क्या कर सकते हैं और एआई हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर सकती है। आज के पॉडकास्ट से मुझे जो पर्सनली जो या मेरे ऑडियंस के लिए मुझे जो थॉट समझ में आया वो यही है कि एआई को यूज़ करना ही पड़ेगा, और आईटी कंपनीज भी हैं जो बेसिकली उनको तो 100% अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना ही वरना चाहिए, तो वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जनरलाइज वे में भी जो शॉपकीपर्स भी हैं वो भी कुछ ना कुछ एआई से रिलेटेड अगर अपने पास चीज़ें करते हैं, सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, तो उनकी लाइफ भी बहुत इजी बना देता है। और सिंपलिसिटी लाइफ की यही है कि अगर वक्त के साथ हम नहीं बदलेंगे तो वक्त हमें बदल देगा, हमें बदल देगा। एक अनुपम खेर जी का एक बहुत अच्छा डायलॉग आता है एफएम के ऊपर, कि जब आप करवट लेते हैं, बदलते हैं, तो दिशा बदल जाती है, और जब समय करवट लेता है तो दशा बदल जाती है। जी जी तो मैं सुंदर उनका पॉडकास्ट आता है वो सुनता हूँ ऑडियो वाला, तो यहीं पे ये चीज़ है। और मैं लास्ट में एक 2 मिनट के अंदर इसको संक्षेप में करना चाहूँगा जी। आपने बिग बाजार का नाम सुना है? जी। बहुत बड़ा एक रिटेल चेन था, वो वीकली का एक ब्लॉग पोस्ट बुधवार चलाया करता था। ओके। और उसके पास डेटा हुआ करता है, जब आप उससे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वो क्या करता था, ये कार्ड आपको देता था जी, कि ये 500 रुपए का कार्ड है, मेरे पास वाउचर है, और इसमें आपको इतने रुपए की शॉपिंग तुरंत मिल जाएगी। देन जब आप शॉपिंग करेंगे 100 रुपीज़ का आपको इसमें एडिशनल मिलेगा, यूँ करके 200 रुपये का एडिशनल में डिस्काउंट मिला करता था। और जब भी बुधवार आता था तो वो हमें एक मैसेज निकाला करता था कि भैया आज डिस्काउंट चल रहा है, या आज 1000 रुपये के परचेजिंग के ऊपर 1 किलो चीनी फ्री है। और पब्लिक उस मैसेज को देखती थी और शाम को पता चलता था इस मॉल के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है जी। हमने इस कंसेप्ट को एक मानसरोवर के अंदर एक जनरल स्टोर है उसमें यूज में लिया। तो ऐसे जनरल डिस्कशन कर रहे थे, बोले राम जी आप क्या करते हो? मैंने कहा यार इस तरीके से टेक्नोलॉजी में। बोले यार कुछ हमें भी बताइए। तो मैंने कहा यार आप इनोवेशन क्यों नहीं करते? बोले क्या करें? मैंने कहा एक काम करो, जब वो ब्लॉकबस्टर बुधवार वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कस्टमर है वो तो सामान वहां से भी लेगा वहां से भी लेगा, तो क्यों ना हम एक काम करते हैं। हमने उनके लिए एक डिजिटल QR कोड स्कैन बनाया और उनकी शॉप के ऊपर हमने लगा दिया। हमने कहा कि जी इसको स्कैन करना है आपको, जो भी शॉपिंग लेने के लिए आ रहा है उस पर तुरंत एक मैसेज जाता है मेटा API से कि थैंक यू फॉर शॉपिंग एंड इन नेक्स्ट ऑर्डर यू विल गेट 20% डिस्काउंट, या 1000 रुपीज के उसके परचेजिंग के ऊपर आपको आधा किलो चीनी फ्री मिलेगी। तो जैसे जिसने स्कैन किया उसको ये मिल रहा है, और उसमें हमने 10 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक भी दे दिया था कि वो तुरंत अभी करे, कि वो कहता है कि यार नेक्स्ट टाइम पता नहीं किसने देखा। तो इसका इफेक्ट ये पड़ा कि उसके कंपटीटर में जो उस लाइन में 4 डिपार्टमेंटल स्टोर और थे
और चूंकि उनको तो सामान खरीदना है, पार्ले जी 5 रुपए का है, आपके यहाँ पर भी 5 का होगा और वहां पर भी 5 का होगा, तो वो जो सामान लेने के लिए आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि 50% का ट्रैफिक विद इन 1 मंथ में हमने इधर डाइवर्ट कर लिया। और हमने कहा कि हम लोग वीकली 2 डेज हम लोग रखेंगे, एक सैटरडे और एक बुधवार, और उस समय हम लोग मैसेज निकाल देंगे। हमारे पास चूंकि स्कैन होते जा रहे हैं और कस्टमर भी ये देख रहा है कि यार मुझे मंथली का राशन तो लेके आना है, तो मैं यहाँ से लूंगा चाहे यहाँ से, लेकिन यहाँ से ले रहा हूँ तो मुझे एक एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। तो पता चला कि उनका बिजनेस जो 50% हाइक के ऊपर तुरंत चला गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज में लेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 100%, लेकिन अगर आप समय के साथ नहीं चलते हैं तो आप, जैसे मैंने अभी वो कुमार की एक कहानी बताई थी, उसी तरीके से हम लोग वहीं पे रह जाएंगे। ये